like Murugappa Group, Karbi, and Muthoot for past around 30 years almost. So during this session, we are going to talk about, what are the factors that really affect our financial planning and how can we really proceed with financial planning to achieve our financial goals. Sanjeev sir. Thank you so much, Ashish. Good evening, everyone. I hope everybody can hear me. सब मुझे सुन सकते हैं loudly, clearly. Yes, डाल दीजिएगा chat box में, please. Yes, डाल दीजिएगा, मुझे सुन सकते हैं तो very important. Thank you so much, Prashant. Thank you, Sagar. Thank you everyone. That's enough. That's enough. Thank you so much. Thank you so much. Okay, शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ. My name is Sanjeev Mathur, as told by. जैसे बोला, मुझे 30 साल से ऊपर हो गए, काफी जगह काम किया, काफी ब्रांच वगैरह में. आज वही बात करेंगे हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में. 2-3 बातें मैं क्लियर करता हूँ. ये वेबिनार है. वेबिनार का सबसे बड़ा इशू क्या होता है? नेटवर्क. मेरा भी नेटवर्क चला जाता है, मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, तो मैं लॉग इन करूंगा. यू प्लीज लॉग डाउन. ठीक है. सेकेंडली, एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके, जो भी प्रश्न हो, प्लीज आस्क मी एट द एंड ऑफ द वेबिनार. आखिर में ये स्पॉन्सर प्रोग्राम है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से. आई डोंट वर्क विद एसबीआई, आई एम जस्ट गिविंग द प्रेजेंटेशन एंड व्हाट दे वांट टू कन्वे थ्रू मी. और फिर सबसे पहली चीज, हम कहीं भी रहे, आप लोग काफी यंग हैं, कुछ चीजें आपके लिए नई भी होंगी, पर जितने यंग होते हैं उतना बेटर भी होता है. जितना जल्दी आप पकड़ लो चीजों को, उतना आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है. चलिए, सबसे पहली चीज क्या होती है? सेविंग्स. आप कुछ कमाते हैं, कुछ खर्चा करते हैं, कुछ बच जाए तो सेविंग्स बोलते हैं. सेविंग्स का इन्वेस्ट होना बड़ा जरूरी है. क्यों? क्योंकि बीच में एक चीज आती है, बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई. हर चीज की कॉस्ट हर साल बढ़ती है, राइट? खाने पीने की चीजें, कपड़ों की चीजें, पेट्रोल, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, हर चीज का खर्चा बढ़ता है. अगर मैं कहता हूं हर चीज का खर्चा बढ़ता है 7% से, मतलब जो चीज 100 रुपए की है, अगले साल 107 रुपए की हो जाएगी, राइट? या मेरा घर 100 रुपए से चलता, अगले साल मुझे घर चलाने के लिए 107 रुपए चाहिए होंगे, राइट? सिंपल. अभी सोचिए, अगर एक साल बाद मेरी इनकम नहीं बढ़ती है तो क्या होगा? चीजें हो जाएंगी 107 की, मेरे को तो मिलेंगे 100 रुपए. क्या मैं खरीद पाऊंगा? नहीं, मुझे मुश्किल हो जाएगी, मुझे बजट काटना पड़ेगा. मैं अभी इन्वेस्टमेंट बिलीव नहीं करता है, करती. मैं सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखता हूं. 100 का 100 रहता है, कुछ नहीं मिलता है, चीजें 107 की हो जाती है, फिर मुश्किल. आई ओनली बिलीव इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट. मुझे बोला गया बेटा एफडी में डाल दो. एफडी में बहुत अच्छी बात है, डालिए, लेकिन एफडी कितना देता है? कट कटा के एक साल में 3%, कट कटा के हाथ में 100 का 103 हो गया, चीजें 107 की है, फिर मुश्किल. मैं अपनी बात करूं, जब मैं खुद दिल्ली में पढ़ता था, मैं बात करूं 1986 की, आज से 36 साल पहले, मैं कॉलेज में था, सेकंड ईयर. मैंने स्कूटर लिया था एक. पेट्रोल इन दिल्ली वाज 6 रुपीज अ लीटर. मैं 5 रुपए का पेट्रोल भरता, वही महंगा लगता है. आज मुंबई में रहता हूं, जब पेट्रोल 110 रुपए लीटर है, शायद वो भी और महंगा हो जाएगा. कह नहीं सकते कैसे महंगाई बढ़ती है. इन्वेस्टमेंट की एक चीज ध्यान रखना, आप ही किसी चीज का मन है लेने को, आप किसी चीज है मन लेने को, कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं ये गाड़ी खरीदूं, आज नहीं 8 साल बाद, चलिए 10 साल बाद खरीदूं. उस गाड़ी की आज कीमत क्या है? संजय जी, आज उस गाड़ी की कीमत है 10 लाख. मैं आज नहीं 10 साल बाद लूंगा, शायद उसी टाइप की गाड़ी, अब मॉडल बदल गए होंगे, टाइम, वो कीमत हो जाएगी 25 लाख. तो आपको 25 लाख की जरूरत है 10 साल बाद. तो अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ती है, 25 लाख कैसे करोगे? तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. इसलिए ये तो एक गाड़ी का, बाकी हर लाइफ में हर चीज का कॉस्ट बढ़ता है, सबको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये ध्यान रखेगा. चलिए हम प्रेजेंटेशन खोलते हैं और आगे बढ़ते हैं. आपके सामने मैंने यहाँ पे मैं इन्फ्लेशन लेके चलूंगा, महंगाई में 7% चलूंगा पूरी प्रेजेंटेशन. Hi Sanjeev, so sorry to interrupt. No issues. Two requests. One, if you can go a bit slow. Second, Don't worry. अगर हम लोग हिंदी में कन्वर्सेशन रखें तो आई गेस सबके लिए बहुत ही इजी होगा. मैं तो शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर सकता हूँ. नहीं, एकदम शुद्ध नहीं. अच्छा ठीक है. ठीक है. ओके, थैंक यू. कोई दिक्कत नहीं. मुझे सागर थैंक यू, मुझे ज्यादा खुशी होगी उस बारे में. ठीक है, ओके. कहो तो ये पंजाबी में गल कर लांगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने. ठीक है, चलो ठीक है, चलो मैं शुरू होता हूँ. ओके, चलिए क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैं बात कर रहा था, ये इन्फ्लेशन खर्चा बढ़ता है. यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन लिया 5% से. कितना? 5% से. 5% मतलब जो चीज 100 रुपए की, अगले साल 105 ही हो जाएगी. हालांकि मेरे हर एक उदाहरण, हर एक एग्जाम्पल जो होगा वो 7% से होगा. यहाँ लिखा है 5% है, इसलिए कुछ टाइम के लिए 5% बोल रहा हूँ. अगर मेरे पास 30,000 रुपए हैं, मैं कोई चीज 30,000 की खरीदता हूँ, 20 साल बाद वही अगर 5% से देखा जाए मुझे 80,000 की पड़ेगी. 7% देखा जाए मुझे 1 लाख के ऊपर पड़ेगी. मैं उसको उल्टा कर दूं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है आज, ठीक है, और मैं 1 लाख है, उसकी कीमत 20 साल बाद
35,000 के बराबर रह जाती है। अगर मैं कहूं 5%, 7% बोऊं तो 10,000 से नीचे हो जाती है। कैसे महंगाई बढ़ रही है। अभी ध्यान देना, आप लोगों के सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ, उसके नीचे लिखा हुआ है इमरजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? किसी चीज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट, उसका जरूरी होता है कि मैं उस इमरजेंसी को फेस करने के लिए तैयार हूं। एग्जांपल, आप लोग ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, कई जगह आप देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है कि भगवान न करे आग लग जाए, आप आग बुझा सकते हैं। यू आर रेडी फॉर योर फायर इमरजेंसी, आप आग बुझाने के लिए तैयार हैं, आप उसकी इमरजेंसी के तैयार है। मेरी इमरजेंसी क्या है? नेटवर्क की रहती है। घर से प्रेजेंटेशन लेता हूं, अगर नेटवर्क चला जाएगा घर का प्रेजेंटेशन कैसे लूंगा? इसलिए फोन रखता हूं, हॉटस्पॉट कनेक्ट करता हूं, साथ में दोबारा शुरू हो जाता हूं। मैं कुछ हद तक अपना नेटवर्क इमरजेंसी के लिए तैयार हूं। आज एक ऐसी इमरजेंसी आपने मैंने देखी है, चलो भगवान की दया सब कुछ ठीक हो रहा है, पिछले 2 सालों में, जिसे बोलते कोविड, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बिजनेस लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, लोगों की जॉब्स नहीं, सैलरी कट हुआ, काफी दिक्कतें आपको और मुझे झेलनी पड़ी। काफी लोग हमारे बीच में नहीं रहे। चलिए मैं बड़ा पॉजिटिव हूं कि कोविड आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कोविड छोड़िए, कुछ और मुसीबत हमारी लाइफ में आ गई तो, आज नहीं 5, 10, 15, 20 साल बाद आ गई तो क्या करेंगे हम? मैं इस बात को सोच के बड़ा घबराता हूं। ये सोचिए दुनिया का छोड़िए, हमारे घर पे आ गई और मुझे दोबारा 1 साल के लिए बैठना पड़ गया घर पे, बिना किसी इनकम, बिना किसी सैलरी के। क्या मेरे पास इतना इमरजेंसी पैसा होगा कि मैं 1 साल तक अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूं? अगर मेरे घर पे 1 साल का इनकम ना आए, 1 साल का पैसा मेरे पास जमा पड़ा हुआ है, ये सोच के हमारी जान निकल जाती है। ऐसी इमरजेंसी के बारे में ना आपने ना मैंने कभी सोचा था। अपनी अपनी जिंदगी को ले जाइए मार्च 2020 से पहले सब कुछ नॉर्मल था आपके और मेरे लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्योर एग्जांपल। एक इंडियन फैमिली की तरह मैं और मेरी वाइफ हर महीने एक डिपार्टमेंट स्टोर जाते, तो महीने का सामान खरीद देखते होंगे ना, फैमिली में आटा दाल चावल खत्म हो गया, मैं और मेरी वाइफ भी जाते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई ये सामान आएगा 15,000 रुपए का, एग्जाम्पल। लेकिन मेरा बिल आता है, मैं डीमार्ट चला गया, रिलायंस रिटेल चला गया, कहीं भी चला गया, मेरा बिल आता है 2,000 का, 2,500 का। क्यों? क्योंकि मैं वो भी चीजें खरीदता हूँ जाके जिसके लिए मैं गया नहीं था, लेकिन जबरदस्ती ट्रॉली में डालनी, अच्छी लगी डाल ली, कभी यूज नहीं की, ले ली, कार्ड स्वाइप किया, निकल गए। आजकल ऑनलाइन का टाइम है, आप लोग सब ऑनलाइन चीजें लेते। 500 का 1000 कहां खर्चा होता है मालूम नहीं पड़ता। चलिए मैं 500 एक उदाहरण, एक एग्जांपल ले रहा हूं। 500 रुपए 2 साल पहले फर्क नहीं पड़ता था, आज पड़ता है। अगर देखा जाए, मैं ये बेकार की शॉपिंग में भी अगर अपना हाथ खींच सकता हूं, हर महीने 500, 1 महीने में कुछ नहीं, 12 महीने में 6,000, 5 साल में 30,000, ये पैसा कहे तो बढ़ता जाएगा। ये मेरा इमरजेंसी पैसा बन सकता है। कब काम आएगा? जब इमरजेंसी होगी। इमरजेंसी आज हो सकती है या 20 या 25 साल ना हो। जब तक इस पैसे को अगर मैं सेविंग्स अकाउंट में रखूंगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसको इन्वेस्ट कर दूं, जब तक कभी जरूरत पड़े मैं निकाल भी सकूं, मैं वो बाद में आऊंगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग यंग हैं, इस चीज को जितना जल्दी समझ लेंगे बेटर है। उसे बोलते हैं रिस्क प्लानिंग। आज सबसे बड़ा रिस्क क्या आपको मुझे? सबसे बड़ा रिस्क हमें जिंदगी का होता है, लाइफ का होता है। वो और बढ़ जाता है जब मुझे मालूम हो कि हमारा जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, हम पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली निर्भर है पैसों के लिए। अगर हमें कुछ हो गया, हमारी फैमिली का क्या होगा? मैं इस उम्र में सोचता हूं अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी फैमिली कैसे खाएगी पिएगी, ये सोच के मैं घबरा जाता हूं। वहां से चीज का जन्म होता है। तो आप लोग सुनते हैं, एड्स देखते हैं, शायद करते भी होंगे, बोलते हैं बीमा या लाइफ इंश्योरेंस। Excuse me, sir. हाँ जी, Really sorry to interrupt, but can you please go a little slower? इससे भी स्लो अंजलि, मैं इससे स्लो हो जाता हूँ, डोंट वरी, मैं और स्लो हो हाँ जी जाऊंगा। सर, प्लीज थोड़ा सा ना आप स्लो। हाँ नहीं, वो असल में एको आ रहा है, मे बी दैट्स द रीजन, डोंट वरी, मैं अंजलि और स्लो हो जाऊंगा, ठीक है? हाँ जी और सर, कोई आप थैंक मुझे यू सो रोक मच। सकते हो। अरे नो प्रॉब्लम अंजलि, आप प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है एको काफी आ रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज बहुत तेज जा रही है। चलिए, अभी आप समझ गए मैंने क्या बोला। वहां से एक चीज का जन्म होता है जिसे बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, राइट? क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। क्यों इतना जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस हम लोगों के लिए समझना? मैं एग्जाम्पल बताता हूं। आज मेरी एज 53 है, 53। मेरी वाइफ जो है वो 49 है, मेरी बेटी है 20 साल की है। ये मेरा फैमिली स्ट्रक्चर है। मेरी फैमिली में और कोई नहीं है। मैं मुंबई में रहता हूं। मुंबई में सबको मालूम है बहुत ही ज्यादा महंगा शहर है। चलिए एग्जाम्पल, मेरा घर चलता है 15,000 रुपए महीने से। एग्जाम्पल है, किसी का 5 से चले, 10 से चले, 20 से चले, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। चलिए मेरा घर चलता है 15,000 रुपए महीने से। मतलब अगर मेरे घर पे 15,000 रुपए महीने के नहीं आएंगे, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकता है। अभी सोचिए, अगर सडनली मेरी डेथ हो जाती तो क्या होगा? बुरा मत माने, क्या होगा? मतलब 2 झटके, एक इमोशनल झटका परिवार के लिए, दूसरा फाइनेंशियल झटका। इमोशनल झटका तो वक्त के साथ, टाइम के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल झटका तो उम्र भर रह सकता है। मुझे लगता है मेरे परिवार को मेरी जरूरत थी आने वाले 10 साल और। मतलब आज मेरी डेथ हो जाती है, मैं इतना पैसा छोड़ के जाऊं कि आने वाले 10 साल मेरे परिवार को दिक्कत ना हो।
उनको हर महीने 15-15 हजार रुपए मिलते रहे और हर साल समझिए 7% से महंगाई बढ़ रही है, तो 15 हजार भी बढ़ जाएगा हर 1 साल बाद, राइट। तो कितना, मैंने क्यों 10 साल बोला, मेरी बेटी 30 साल की होगी, शायद पढ़ लिख गई होगी, शायद सेटल्ड होगी, शायद मेरी वाइफ का ख्याल रख रही होगी। मैंने ये नहीं सोचा अगर मेरी वाइफ का ख्याल नहीं रखा गया तो, और मेरी वाइफ अकेली रह गई तो, और मेरी वाइफ 85, 95, 100 तक जिंदा रही तो, क्योंकि आजकल हम ज्यादा जीते हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? डेफिनेटली आप लोगों की जो एज है मुझसे बहुत कम है, बच्चे तो अभी तक की शादी 90 की नहीं हुई है, बहुत छोटे होते हैं। चलिए मैं यही 10 साल 15-20 साल के बराबर होते हैं। चलिए मैं अपनी बात करता हूं, अगर मेरी आज डेथ हो जाती है, मैं 10 सालों के लिए कितना पैसा छोड़ के जाऊं 15,000 के हिसाब से? आप कहेंगे संजीव 15,000 इंटू 12 महीने इंटू 10 साल, ये आता है 18 लाख रुपया। कितना? 18 लाख। लेकिन हर साल 7% से खर्चा बढ़ रहा है। अगर मैं इसको भी ऐड कर देता हूं तो ये आ जाता है 30 लाख। एग्जाम्पल है, क्या मेरे पास 30 लाख है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को मिल जाएगा? नहीं। कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ हो गया मेरे परिवार को 30 लाख मिलेगा? यस। यहाँ पे भी जन्म होता है लाइफ। मैंने एक पॉलिसी ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस। कौन सा? मैंने प्योर टर्म, TERM, टर्म पॉलिसी, एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें कोई रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, ये एक टाइम के लिए होता है, समय के लिए होता है। सपोज आप लोगों की जो एवरेज एज है आप सबकी 25 साल है। आप यंगर हो, ओल्डर हो, ना मैं आपको देख सकता हूं ना जानता हूं। 25 साल एक उदाहरण लिया है। आपने एक टर्म का मतलब पर्टिकुलर समय, आपने 40 साल का एक टर्म इंश्योरेंस खरीदा, मतलब आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं किसी भी अनहोनी से। 25 साल की उम्र से 75 साल की उम्र तक कितना अमाउंट? 30 लाख के लिए। 30 लाख एक उदाहरण है, 25 साल की उम्र एक एग्जाम्पल है, और ये 40 साल एक एग्जाम्पल है। आप एक टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं 30 लाख का 25 साल की उम्र में, एग्जाम्पल 40 सालों में, कुछ प्रीमियम देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, कितना देंगे? मुश्किल से 5-6 हजार रुपए साल का, 5-6 हजार रुपए आप हर साल देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। 40 साल बीत गए, आप हो गए 75 साल के, आपको कुछ नहीं हुआ। 65 साल के, 40 साल के लिए 65 के, सॉरी, आप हो गए 65 के। भगवान करे आपको कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ मिलेगा आपको 25 साल से? कुछ नहीं, टर्म खत्म हो गया, पॉलिसी की वैलिडिटी खत्म हो गई। आपने इतने साल जो हर साल पैसा दिया इंश्योरेंस कंपनी को, प्रीमियम बोलते हैं, दिया, 40 साल तक देते रहे, देते रहे, देते रहे, क्या उसमें कोई रिटर्न मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो। 65 साल की उम्र, 65 की एज में 40 साल पॉलिसी को फाड़ के फेंक देना, खत्म हो गया। लेकिन इस बीच में कुछ हो जाता है तो वो 26, 27, 28, 29, 30, कोई भी साल, प्रोवाइडेड आप प्रीमियम रेगुलर दे रहे थे, यही 25 लाख आपकी फैमिली को चला जाएगा। छोटा प्रीमियम, ज्यादा कवरेज। इससे जितने लोग सुन रहे हैं जिनको ये लगता है मेल, फीमेल, महिला, पुरुष, कि उनका फैमिली उन पर डिपेंडेंट है, प्लीज टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा, क्योंकि मौत दरवाजा खटखटा के नहीं आती है। डेथ डज नॉट नॉक ऑन द डोर एंड कम। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी चीज है। टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी लेंगे उतना प्रीमियम कम देना पड़ेगा। हर साल के बाद प्रीमियम बढ़ता जाता है, लेके रख लीजिए, बाद में काम ही आता है। चलिए, अभी दूसरा, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत है तो जहान है, फिर भी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते हैं। 2 रीजन है उसके। एक है, संजीव जी, मेरी कंपनी जब मैं काम करता हूँ ना, मुझे ग्रुप हेल्थ कवर देती है, ठीक है, मेरे को कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। क्या वो काफी है? मेरे ख्याल से नहीं। दूसरी, आपने एक कंपनी छोड़ दी तो आपने कहा जी मैं 6 बजे कंपनी छोड़ रहा हूँ और 7 बजे के और ज्वाइन कर रहा हूँ। जहां पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वो जो कंपनी है, मुझे कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस देगी। बीच में 1 घंटा है, भगवान न करे आपको कभी कुछ हो, लेकिन आपको पक्का यकीन है कि आपको इस 1 घंटे में कुछ नहीं होगा। दूसरा, संजीव हम क्यों हेल्थ कवर लें? हमें थोड़ी कुछ होने वाला है, हम तो आत्मा है, ना अग्नि कुछ बिगाड़ सकती है, ना जल मेरा कुछ कर सकता। हम बोलते हैं ना, कोविड ने ही बता दिया किसी को कहीं भी कुछ भी हो सकता है। चलिए, कोविड तो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है, लेकिन और हम आप सबको मालूम है, व्रत मानेगा कि आपका परिवार, मेरा परिवार, दोस्त यार में कहीं ना कहीं कोविड का प्रॉब्लम आया। 1 हफ्ते का हॉस्पिटलाइजेशन, इतना बड़ा बिल था, लोगों के पैसे नहीं थे इलाज के लिए, जिनके पास थे कम थे, ज्वेलरी बेचनी पड़ गई, लोन लेना पड़ गया सिर्फ पेमेंट करने के। हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। कोविड तो खत्म होगा, पर और भी बीमारियां जो हमारे परिवार में आ सकती हैं, भगवान ना करे, जिसके लिए ऑपरेशन की, एडमिशन इन द हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। हम सब चाहते हैं हमारी फैमिली का इलाज अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल करें, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। मैं बताता हूं, आपकी उम्र में अगर आप अकेले के लिए लेते हैं ना 5 लाख की, 25 साल की उम्र में 5 लाख का हेल्थ कवर भी आप लेते हैं ना,
पता आप कितना प्रीमियम देंगे? मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपए साल का, इतना कम। तो अंडरस्टैंड बहुत जरूरी चीज है। टर्म कवर आप लेते हैं अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, कि भगवान आप प्रीमियम दे आपको कुछ हो गया, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी। हेल्थ कवर लेते हैं आप हर एक अपनी फैमिली के मेंबर के लिए, कि भगवान न करे किसी को हॉस्पिटलाइजेशन ऑपरेशन हो, आपको खुद आपको किसी पैसे ना मांगना पड़े, लोन लेना पड़े, आपका पैसा इंश्योरेंस से आ जाएगा। आप गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस के। आपको हर साल गाड़ी की इंश्योरेंस रिन्यू करानी पड़ती है ना। ऐसी जिंदगी गाड़ी मत चलाएं बिना हेल्थ और टर्म के। हर साल प्रीमियम दीजिए, बहुत जरूरी चीज है। ध्यान रखिएगा, डेथ एंड प्रॉब्लम्स नेवर नॉक ऑन द डोर। मौत और मुसीबत कभी दरवाजा खटखटा के नहीं आती, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, उसका कारण क्या है, ये सबसे जरूरी चीज है। संजी, मेरे जो दोस्त है ना, मेरे दोस्त के जो पिताजी है ना, बैंक में काम करते हैं, उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट करना है। आप लेक्चर ले लो ना, इसलिए मैं कल से इन्वेस्टमेंट करूंगी या करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई रीजन होता है। आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कब खरीदनी है, किधर खरीदनी है, पैसे बढ़ेंगे, जितने साल दो उतना ज्यादा पैसे आपके। कभी शादी होगी, बच्चे होंगे, अच्छा बच्चे बड़े होंगे, अच्छा उनके लिए कुछ एजुकेशन के लिए चाहिए, कब, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। आपको कहीं और छुट्टी पे जाना है, कहाँ जाना है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। गोल क्या है, हर एक चीज के पीछे गोल होना जरूरी होता है, उद्देश्य। गोल नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मत करना। वही बात होगी कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं बिना गोल पोस्ट के, कहीं तो बॉल पहुंचेगी। दूसरी, एज इंडियंस हमारा एक बड़ा इश्यू रहता है, हम लोग कई दफा समझ नहीं पाते डिफरेंस क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल के बीच में। इन्वेस्टमेंट के मामले में मेरी जिम्मेवारी क्या, उद्देश्य क्या है, निवेश के मामले में। एग्जाम्पल, मैं 3 उदाहरण दूंगा, ठीक है, उदाहरण दूंगा, हो सकता है आपके हो या आपके ना हो, ये आगे समझने में आसानी होगी। बच्चों को पढ़ाना हमारे देश में बहुत बड़ी जिम्मेवारी मानी गई है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे से, आपके माँ बाप आपसे, हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे ज्यादा पढ़ें, आगे जाएं, ये करें, हमारा कल्चर है। आप बताइए कौन सा देश होगा जहाँ पे ट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ज्यादा खर्चा होता है स्कूल फीस से? इंडिया में, और तो कहीं नहीं होता। एक वेब सीरीज बनी हुई है कोटा फैक्ट्री, सिर्फ इसको लेके, आप सोचिए, और तो कहीं नहीं होता। आज मेरी बेटी 20 साल की, अगर उसे आगे पढ़ना है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं लोन लूंगा, भी कम पड़ेगा। मैं कहूंगा बेटा फिक्र मत करो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, कैसे भी कर तुम्हें हम पढ़ा देंगे, हमने अपनी जिंदगी जी ली है, तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे बढ़ी है। टिपिकल एक इंडियन फैमिली का रिप्लाई जाता है। मैं ये भूल गया, हो सकता है मैं और मेरी वाइफ 100 साल जिए, हमारे 50-50 साल और बाकी हैं, हम कैसे जिएंगे, क्योंकि हमने से अपने बच्चे को दे दिया है उसकी फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस, मरते दम तक है। लेकिन जीवन में कोई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिनको आपको गोल की नजर से देखना पड़ता है। उनमें से एक हायर एजुकेशन है। ध्यान दीजिएगा, 15 साल पहले जब मेरी बेटी 5 साल की थी, क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं थी? मैं सोच सकता ना कि मैं 15 साल बाद, हो सकता है मेरी बेटी को आज के दिन 15 साल बाद, मतलब मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और 15 साल बाद आज के दिन उसे हायर एजुकेशन के लिए जरूरत पड़े पैसे की। ठीक है, चलिए 15 साल पहले एग्जाम्पल, वो छोटी थी, उससे नहीं मालूम था बड़ी होकर क्या करेगी। मैं तो सोचा, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी बड़ी होकर ये करे वो करे, जो मैं चाहता था वो करे 15 साल पहले। चलिए, उसका खर्चा एग्जाम्पल है 100 रुपए का साल का। हर साल पढ़ाई की कीमत इंडिया में 15% कंपाउंडेड बढ़ती है। तो आज 100 है तो अगले साल 115, उसके अगले साल 15% 115 के ऊपर, ऐसे करते करते आज वो 1500 हो जाती। मतलब मुझे 15 साल पहले मैं शुरू करता, मुझे 1500 की जरूरत पड़ती। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में डालता, कहीं और डालता, 100 का 500 होता। मेन क्या था कि भैया मेरा गोल है 15 साल दूर, मुझे चाहिए 1500, तो मैं कोई रिस्क ले सकता हूँ कि बहुत दूर है, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं कि ये मेरा पैसा जो मैं आऊंगा थोड़ी देर में, करते करते 1500 के करीब पहुंच जाए। मोर इंपॉर्टेंटली, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। 14 साल उसने तैयारी की थी, 3 साल बीच में इंजर्ड था, लेकिन मंजिल से नहीं भटका। आपके सामने गोल होता है ना, 15 साल 10 साल 5 साल, भटकते नहीं हो। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट भी गोल के सारे जीते हो तो भटकते नहीं हो। मेरा गोल है उतना लोन कम लूंगा, रिटायरमेंट पैसे निकालूंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गोल के देखूंगा। दूसरा, शादियां, मैरिजेस, कितना खर्चा करते हैं हम लोग शादियों में, कहते हैं औकात के बाहर चले जाते हैं, बुरा मत मानिए। हमारी जेब में 10,000 है, खर्चा करवाएंगे 10 लाख 20 लाख। आज अरे भाई, माथुर साहब ने अपनी बेटी की क्या शादी की, पूरा नोएडा दिल्ली देखता रह गया कि बेटी तो विदा होकर चलेगी, माथुर साहब 10 साल लोन चुकाते रहे कमर तोड़ के, क्योंकि कभी प्लानिंग की नहीं थी। वही आप सोचो, मैं चाहता हूं मेरी बेटी की शादी 10 साल बाद हो, बड़े धूमधाम से हो, जिसके लिए मैं आज इसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि मुझे हो सकता है इतने पैसे जरूरत पड़ेगी ताकि मुझे लोन कम लेना पड़े वगैरह। अभी शादी ना हो, सिंपल हो, लेट हो, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। थर्ड, माँ बाप का ख्याल रखना, इस पर ध्यान दीजिएगा, खासकर लेडीज, माँ बाप का ख्याल रखना, ठीक है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मानी गई हमारे देश में, हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। अभी सोचिए, सपोज आपके माँ बाप आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो गए, पैसों के निर्भर हो गए, मतलब आपको हर महीने उन्हें पैसे भेजने,
अभी 3 विकल्प हैं, आप एक साथ रह सकते हैं एक घर में, 2 अलग घरों में सेम सिटी में, 2 अलग सिटीज में, अलग अलग पैसे भेजने। नया वर्ड है लॉकडाउन, आपके लिए तो उनके लिए भी। मैं काफी लोगों को जानता हूं इन 2 साल में जॉब लॉस हुआ, सैलरी कट हुआ, माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पाए, हालत खराब, कोई प्लानिंग थी नहीं। आटा दाल चावल आपके लिए महंगा हो रहा है, क्या आपके माँ बाप के लिए सस्ता हो रहा है? नहीं, उनके लिए महंगा हो रहा है। अगर आप 2000 भेजते थे 5 साल पहले, आज 5000 भेजने पड़ेंगे। हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ जो भी है घर का है, बच्चे, आपकी जिम्मेवारी बढ़ रही है, जिम्मेवारी बढ़ रही है, तो आपकी जिम्मेवारी आपके माँ बाप की तरह बढ़ रही है। अगर आपको शुरू से मालूम था, हो सकता है आपके माँ बाप पर डिपेंडेंट हो, आप साथ में ना रह रहे हो, आप दूसरे शहर में रह रहे हो, आपकी खुद की फैमिली हो, आप कैसे संभालोगे दोनों घर, वहीं पिस जाते हो। लेडीज को समझना बड़ा जरूरी है। लेडीज हमारे इंडियन कल्चर में, तो थिंग्स आर चेंजिंग, शादी के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़ के हस्बैंड इन लॉ से घर जाती हैं। ठीक है, काफी लेडी शादी से पहले अपने माँ बाप का ख्याल रखती होंगी और चाहेंगी कि शादी के बाद भी रखती रहे। क्यों ना रखे भाई? क्या हस्बैंड के माँ बाप है, लेडी के नहीं है? ये एक हस्बैंड सपोर्टिव मिला जो मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, हर चीज को फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, एक गोल न देखिएगा, बहुत आसान हो जाती लाइफ, इसमें प्रैक्टिकलिटी चलती है, इमोशन नहीं चलता है। चलिए अभी एक सेकंड, मेरा हैंग हुआ, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। आज यहाँ पे थोड़ा इश्यू चल रहा है नेटवर्क का, एक सेकंड। तो एक सेकंड दे दीजिए, मुझे आपको देना पड़ेगा, थोड़ी गड़बड़ हुई है। हाँ, हाँ, अभी मैं इन्वेस्टमेंट कहां करूं, ये बड़ा जरूरी है समझना। मुझे बताया जाता है 4-5 चीज, फिक्स डिपॉजिट में करूं, फिक्स डिपॉजिट में कुछ मिलता नहीं है, फिर भी हमारे दिमाग में घुसेड़ा गया कि बेटा जी फिक्स डिपॉजिट में निवेश करो, एफडी तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उसमें तो फिक्स मिलता है। फिक्स तो मिलता है लेकिन कितना? 3% कट कटा के हाथ में आपको 100 का 103, लेकिन चीजों के दाम तो एवरेज 7% बढ़ रहे हैं, आपको तो 107 चाहिए, तो आप 4% का फिर भी गैप है, आप क्या करेंगे? आप तो हार गए, मतलब आपको जो बजट में कटौती करनी पड़ेगी। आज आप वर्ल्ड कप हारिए 1 रन से या 100 रन से, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो आपको नहीं मिलती। ये बोला जाता है वेल प्लेड, और तो कुछ नहीं है, आपको तो चाहिए 107 रुपया, तो अंडर से आपको तो चाहिए जीतना, तो इसलिए एफडी में डालिए। 100 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, डालिए, लेकिन 5 से 10 रुपए काफी होते हैं। उससे थोड़ा बेटर ऑप्शन आता है, मैं सब में बारीकी से आऊंगा। बॉन्ड्स सुनते होंगे, बॉन्ड्स गिव यू अ बेटर रिटर्न देन अ फिक्स डिपॉजिट। एक ध्यान रखिए, जितना अच्छा रिटर्न होता है उतना ज्यादा रिस्क भी होता है, तो बॉन्ड्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, रिस्क है, कोई में रिस्क कम है, वो डिपेंड करता है कैसे आगे निवेश करें, थोड़ी देर बाद आऊंगा। तीसरा, प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी से बड़ा प्यार है। संजीव मैंने ये 2 लाख का घर लिया था, आज 10 लाख का हो गया, बेच के दिखाओ। बिकता है नहीं, हम मन में बताते हैं। चलिए सोचिए, चलिए आपने घर ले लिया, आप उसके अंदर रहते हैं, वो आपका घर है। कई दफा हम लोग एज इंडियंस, हमें इतना प्यार होता है प्रॉपर्टी से कि हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर देते हैं। मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, मैं रहता नहीं वहां पे, मुझे 2 लाख की जरूरत पड़ गई, मैं बैंक में पैसे नहीं है, क्या मैं किचन बेचूंगा? मुझे 4 लाख की जरूरत है, क्या बेडरूम बेचूंगा? क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ब्लॉक करना? मैं काफी लोगों को जानता हूँ नोएडा, दिल्ली वगैरह में, जिनके लॉकडाउन में बैंक के पैसे नहीं थे लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है। जब पैसे जो उनको लिक्विड करना पड़े, कहां से बेचेंगे? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो भैया मैं इतना पैसा ब्लॉक कर रहा हूं प्रॉपर्टी में, तो बात ठीक है, नहीं तो सोचो। चौथा, गोल्ड। गोल्ड फिर हमें बताया जाता है हमारे घरों में, बेटा गोल्ड ने पैसा डाल दे, गोल्ड ने पैसा डाल दे, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, बिल्कुल बोला जाता है। अभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है? आप कहीं पैसा डालते हैं, एक फ्यूचर डेट पे पैसा निकालते हैं, एट अ गेन और अ लॉस, एक मुनाफे या लॉस के साथ, ये होता है इन्वेस्टमेंट। आप बताइए, आप में मेरे में से कौन गोल्ड खरीदता है दुकान पे जाके हमारे परिवार में से बेचने के लिए? हम तो गोल्ड नहीं बेचते, हम तो इंडियंस अमेरिकन छोड़े, गोल्ड तो हम जब भी बेचते हैं ना जब कुछ कंट्री में प्रॉब्लम ना हो, या घर में प्रॉब्लम हो या कंट्री में प्रॉब्लम हो, हम गोल्ड थोड़ी पे। गोल्ड हमारी सभ्यता का प्रतीक है, कल्चर वैल्यू है, गहना है, ऑर्नामेंटेशन है, स्त्री धन है, लीडिंग सिक्योरिटी से धन, धर्म, पहनावा, पूजा, सब कुछ है हमारे लिए, एक इमोशन है, इसलिए हम बेचते नहीं है। लेकिन गोल्ड कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज की तारीख में आपका गोल्ड बॉन्ड्स हैं, पेपर गोल्ड है, गोल्ड स्कीम्स हैं जो गोल्ड की तरह होते हैं लेकिन फिजिकल नहीं होता, जिसके बारे में मैं एंड आऊंगा।
शेयर बाजार। आजकल शेयर बाजार में बहुत रुझान है, खासकर यंगस्टर्स को बड़ा पसंद आ रहा है, भाई पैसा डबल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 32 साल हो गए शेयर बाजार में। यहाँ पे 4,500 कंपनियां हैं शेयर बाजार में। कितनी? 4,500 कंपनियां। उसमें आईटी की 250 कंपनियां। किसमें डालूं? इसमें डबल, ये छोटी मझोली बड़ी अलग होती है। फार्मा की इतनी सारी कंपनीज हैं, इतनी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं। संजय किसमें डालूं? यहाँ मेरा पैसा कितने साल के लिए डालूं? मैं सेलेक्ट सही कर रहा हूं, अरे इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। कोई आसान तरीका है कि मैं सब जगह इन्वेस्टमेंट करूं अपने गोल के अनुसार, अपने एज के अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार, ताकि मैं सब और कम पैसों में जो रेगुलेटेड हो, ट्रांसपेरेंट हो। उसके बारे में 10 मिनट बाद मैं आता हूं। अभी 10 मिनट सोचिए, आपकी मेरी एज एक है और इनकम एक है। क्या? आपकी मेरी एज और इनकम एक है, हालांकि आपकी मेरी एज और इनकम अलग अलग है। सोचो 10 मिनट सेम है। ये बताओ कि हमारे घर के खर्चे सेम है? नहीं, हमारे परिवार अलग है, हमारे खर्चे अलग है, जिम्मेवारी अलग है। क्या हमें जिम्मेवारियां सेम है? नहीं, हम लोगों के परिवार अलग, जिम्मेवारियां अलग। तीसरा, मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? मुझे, मेरा रीजन क्या है, मेरा गोल क्या है, किसी और का नहीं। मुझे प्रॉपर्टी नहीं, कहाँ लेनी है प्रॉपर्टी में? नोएडा में लेनी है, गाजियाबाद में लेनी है, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ते में। कब लेनी है? कितने पैसे चाहिए होंगे? गोल क्या है? छुट्टी पे जाना है, कहाँ? मसूरी जाना है, नैनीताल जाना है, कन्याकुमारी जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। कब जाना है? कितने पैसे चाहिए? बच्चे को पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, पैसों का फर्क है। कब कराना है? बढ़ेगा। आपको मोटरसाइकिल लेनी है, मोटरसाइकिल भी 1 लाख से 5 लाख की आती है। कब ले? अच्छा, आपको 2 लाख वाली लेनी है? आज नहीं, 3 साल बाद ये 2 लाख का मॉडल बंद हो जाएगा। चाहे नया मॉडल 2.5 लाख का होगा, तो आपको 2.5 लाख की तैयारी करनी है। अच्छा, आपको प्रॉपर्टी लेनी है दिल्ली, यहाँ नोएडा में? आज नहीं, 6 साल बाद इस टाइप के एरिया में। आज 20 लाख की है, 6 से 25 लाख की हो जाएगी। आपको 25 लाख की तैयारी करनी है। गोल क्या है? कुछ दिनों का है, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, बहुत सालों का। कोई इन्वेस्टमेंट की जो हम बात करेंगे 5-10 मिनट में, वो भी कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ सालों की, बहुत सालों की होगी। एक बात ध्यान रखिए, गोल मेरा फाइनेंशियल को जितने साल दूर होता है, उतना मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं उसके पीछे। मेरा गोल जितना पास होगा, उतना मैं कम रिस्क लूंगा। एग्जाम्पल, अभी T20 का वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जो भाई अभी अक्टूबर में, कुछ 6 महीने दूर है, 8 महीने दूर है। अभी उसी 30 प्लेयर में सेलेक्ट करेंगे भाई इनको खेलना है। जो अगला वर्ल्ड कप होगा उसे हम 100 प्लेयर में सेलेक्ट कर लेंगे। अभी तो रिस्क नहीं ले सकते ना 100 प्लेयर में, भैया एक प्लेयर है वो गाजियाबाद में खेलता है बड़ा अच्छा, उससे खिला लो, नहीं, अभी रिस्क नहीं ले सकते। तो जितना लंबा गोल होता है ज्यादा रिस्क लेता है, पास होता है रिस्क कम लेता हूं। मैं बात करूं फाइनेंशियल गोल्स की, एक आदमी के 5-6 गोल हो सकते हैं। हम तो 30 लोग हैं, हमारे परिवार को जोड़ लो, 300-400 गोल लिखत में आ जाएंगे 10 मिनट में। कौन कहेगा संजीव जी मुझे ना 5 साल बाद अपने लिए एक गाड़ी लेनी है, ठीक है। कोई कहे संजीव जी मेरे 5 साल बाद मुझे बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे देने। अभी खुद सोचो, एजुकेशन जो है इंपॉर्टेंट है, आपको 5 साल बाद फीस देनी है, तो आप थोड़ा निवेश जो करोगे सोच समझ के करोगे। गाड़ी एक एस्पिरेशन है, भगवान करे सबके 100 गाड़ियां हैं, लेकिन गाड़ी 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में नहीं भी आएगी तो आसमान नहीं डूबेगा, वो एक अभिलाषा थी। फैक्टर इसलिए आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। आप में से कोई कहेगा संजीव मुझे 2 महीने बाद ये करना है, 6 महीने बाद ये, 10 साल बाद ये, 15 साल बाद ये, 20 साल बाद ये। हम फाइनेंशियल गोल्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स बिलो 1 ईयर, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स 1 to 3 years, मिड टर्म फाइनेंशियल गोल्स 3 to 5 years, long term financial goals 5 to 10 years, very long term financial goal above 10 years। ये होता है फाइनेंशियल गोल्स का आइडिया। अभी मैं बात करूं फाइनेंशियल गोल, मैं 2 फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करूंगा। जो फिगर्स, जो मैथमेटिक्स मैं बोलूंगा पीछे टोटली गलत है, उस गणित, उस मैथमेटिक्स से मत जाइएगा, केवल दिशा, डायरेक्शन पे ध्यान देना, बाकी सब गलत है। एग्जाम्पल, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है नोएडा में, आज नहीं 6 साल बाद। ये मेरा गोल है, ये मेरा उद्देश्य है, ये मुझे लेनी है 6 साल बाद प्रॉपर्टी नोएडा में, ये मेरा गोल है। वही बात होगी, मैं 10th में हूं, 12th क्या, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। मैं क्या करूंगा, क्या कट ऑफ था, कैसे पढ़ाई करूं कि मुझे एडमिशन मिल जाए। वही आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है 6 साल बाद, आपको ये तो मालूम चाहिए आपको लगभग कितने पैसे चाहिए होंगे 6 साल बाद, वो कैसे निकालोगे। आप सोचो, आपको प्रॉपर्टी नोएडा में आज लेनी है, आप लोगे 6 साल बाद। अगर आप आज लेते हो प्रॉपर्टी, उसी टाइप की प्रॉपर्टी जो 6 साल बाद लोगे, ठीक है, आपको आज कितने की पड़ेगी? 6 साल में दुनिया बदल जाएगी। फिर भी संजीव आज पड़ेगी वो 15 लाख की। एग्जाम्पल, पिछले 5 साल में ऐसे बदला, अगर वैसे बदला, ये करते करते हो जाएगी 20 लाख की 6 साल बाद। अभी आप अर्जुन बन गए, आपको तोते की आंख नजर आ रही है, आपको 20 लाख चाहिए 6 साल बाद।
आप कहोगे 6 साल है ना, अभी 20 लाख की 6 साल बाद, ठीक है 6 साल अभी से प्लान करता हूं कि 6 साल बाद मुझे आराम से लोन मिल जाएगा, मेरी इनकम बढ़ गई होगी, मुझे 10 लाख का लोन आएगा, 5 लाख मुझे कहीं और से आएगा, 5 लाख की कमी पड़ेगी, जो कमी पड़ेगी 5 लाख की, उसके लिए मुझे आज से सेव करना पड़ेगा। सेविंग से काम नहीं बनेगा, मुझे सेविंग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक कहा, अभी इन्वेस्टमेंट बड़ी जरूरी है। अभी सेविंग तो सबका अलग है। सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंस, कितना कमाते हैं, कितना खर्चा, एक एक खर्चा डालने की आदत डालिए। सिगरेट चाय पीते हैं, लिखिए, बच्चे के लिए पेंसिल शार्प में कुछ, अरे घर जाते हुए, स्कूल जाते हुए या सॉरी ऑफिस जाते हुए, आजकल ऐसा होता है 200-300 कहाँ खर्च होते हैं मालूम नहीं पड़ता। लिखिए कि आपको मालूम पड़ेगा। बिलीव में आप कुछ बातें समझेंगे, संजीव क्या बोल रहे हो, आपको बताता हूँ खुद का एग्जाम्पल। मेरे को समझ आया, दोबारा लॉकडाउन जब खुला मुंबई में, ठीक है, कुछ टाइम पहले, और मैं मेरी वाइफ ने दोबारा डिपार्टमेंट स्टोर जाना शुरू किया आटा दाल चावल लेने के, महीने का जो सामान हर एक परिवार लेता है। होता क्या है, मैंने कहा ये दिक्कत क्या है मेरे साथ, मेरा क्यों 1500 की जगह 2500 या 3000 का बिल आता है। कार्ड्स, मैंने सर डेबिट कार्ड ले जाने में बंद कर दिए, मैं कैश लेके जाता हूँ 1700 एग्जाम्पल। जो लिखत में चीजें होती है वही लेता हूँ, क्योंकि और लूंगा कैसे, मन तो करता है ये भी डाल लो, नहीं चाहिए, लूंगा कैसे, ना कैश है ना कार्ड है। उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन घर आता लगता है पक्का मेरे 1000 रुपए बच गए, तो निकल जाते। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग यंग हो, बहुत फर्क पड़ेगा। ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, जो चाहिए वो भी, जो नहीं चाहिए वो भी। मेरा ही मन करता है टिक टिक करने का, कुछ ना कर भाई ऑनलाइन तो लेना है, उसके बगैर नींद नहीं आएगी, तो मैं लेता हूँ चीजें। मेरे लिए कुछ चीजें लेता हूँ जरूरी है, तो नहीं जरूरी है, लेकिन मन करता है मैं उसको ऑनलाइन बास्क में छोड़ता हूँ, 15 दिन के लिए पैसे नहीं देता। 10 दिन बाद मैं खुद ही भूल जाता, मैंने ऑर्डर क्या किया था। तो आई एम सेविंग। अभी मेरा सेविंग है, एग्जाम्पल मेरा टारगेट है 5 लाख 6 साल बाद। यही टारगेट हम सबका हो सकता है, लेकिन हमारा इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होगा, जो मैं भी आऊंगा, ठीक है। बाकी कहां का इन्वेस्ट करूं, ये पैसा थोड़ा थोड़ा करते करते 5 लाख हो जाए 6 साल बाद, मेरा प्रॉपर्टी का गोल। दूसरा, शायद आपके लिए अभी फिट ना बैठे, लेकिन जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का एजुकेशन बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनी गई हमारे। मैं शुरू में बोला था आपको, एग्जाम्पल सपोज किसी का बच्चा 5 साल का है, आप कहते हो कि मेरा बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा, 13 साल बाद मुझे हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। बच्चा 5 साल का, 5 साल के बच्चे ने क्या बताया माँ बाप को, मुझे बड़ा होकर यही बनना है। अरे बच्चा तो रोज बदलता है, आज डॉक्टर, कल म्यूजिशियन, परसों फैशन शो, परसों तरसों ये। आप कहोगे संजीव जी अभी रुक जाते हैं, बच्चे को 15 साल का होने दो, फिर बताएंगे क्या करना। 3 साल रह जाएंगे हायर एजुकेशन में, क्या उखाड़ लेंगे जो 10 साल हमने नहीं किया। ठीक है भाई, दूर से बड़ा पहाड़ भी छोटा नजर आता है, पास से छोटा पहाड़ ही बड़ा नजर आता है। हम में से काफी लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। पैसे की कमी अलग बात है, मेन रीजन होता है उसके लिए गोल उद्देश्य नहीं होता शुरू से, इसलिए भड्डिंग का गोल उद्देश्य होता है, वो मंजिल पार कर लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सोचूं मैं क्या चाहता हूँ मेरा बच्चा करे जब 18 साल का हो जाए, 15 साल बाद, सॉरी 13 साल बाद जब वो 18 का होगा। चलिए मैं चाहता हूं मेरा बच्चा इंजीनियर बने। आज खर्चा क्या इंजीनियर का, संजय जी आज है 20,000 रुपए का, आपने बोला था हर साल 15% बढ़ेगा, तो ये करते करते 15 लाख हो जाएगा 13 साल बाद। मुझे 15 लाख की जरूरत है 13 साल बाद। मैं कितना कमाऊंगा, कितना खर्चा करता हूँ, कहाँ जो मैं भी आऊंगा कहाँ का इन्वेस्ट करूं कि ये पैसा थोड़ा 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 करते 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 पहुंच जाए 15 लाख 13 साल बाद। बच्चे ने बोला मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे म्यूजिशियन बनना है, पैसा म्यूजिक के लिए गया, मुझे क्रिकेटर में गया, कोचिंग में गया, शुरुआत तो कर दी, नहीं तो हो जाता। हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे ध्यान रखिएगा उम्र भर, हर एक निवेश के पीछे रिस्क होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट ऑल्सो हैज अ रिस्क। क्या आप हमें सेम रिस्क ले सकते हैं? नहीं। 2 दोस्त हैं, गहरे पानी में जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, एक गहरे पानी में स्विमिंग करने के जाते हैं, एक गहरे पानी में जाता है, दूसरा नहीं जाता। क्यों? स्विमिंग नहीं आती, रिस्क नहीं लेगा। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी की इनकम ज्यादा हो पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो, कम रिस्क लेना चाहिए। आप में से किसी की इनकम कम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ज्यादा रिस्क लेंगे। यंगर आदमी ज्यादा रिस्क लेगा, ओल्डर आदमी कम रिस्क लेगा। रिस्क इन्वेस्टमेंट में किस पे डिपेंड करता है? इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, आपकी आमदनी क्या है, खर्चा क्या है, जिम्मेवारियां क्या है। हो सकता है आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपका परिवार का बैकग्राउंड बुरा मालेगा, रिस्क लेने के काबिल ना हो, क्योंकि आपकी एक गलती इन्वेस्टमेंट में पूरे फैमिली को प्रॉब्लम में ला सकती है। अभी सोचिए, हमारे रिस्क अलग है, हमारे खर्चे अलग है, हमारी जिम्मेवारियां अलग है, हमारे गोल अलग है, उद्देश्य अलग है। हालांकि बोला एज और इनकम सेम है, हालांकि वो भी अलग है हमारी। अगर हमारा सब कुछ अलग है तो ये कैसे हो सकता है? जहां मैं इन्वेस्ट करूंगा, कैसे करूंगा, क्यों करूंगा, कितना करूंगा, किस वजह से करूंगा, कितना अमाउंट करूंगा, वो तो अलग हो सकता है। जो अंजलि जी को सूट करेगा सागर जी को सूट ना करे, जो जसपाल जी को सूट करेगा मोमो जी को सूट ना करे। हम अलग अलग फैमिली से आते हैं। अरे मैंने ये चीज खरीदी, आप भी खरीदो। अरे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली, आप भी लो। किसी के लिए 1 लाख रुपए
कुछ नहीं, किसी के लिए 1 लाख रुपए उम्र भर की कमाई। हम 3 दोस्त हैं मुंबई में, 3 दोस्त हैं मुंबई में, बहुत पक्के दोस्त हैं। मेरी दोनों दोस्त मर्सिडीज चलाते हैं, मैं नॉर्मल गाड़ी। मेरी कुछ हजारों की ईएमआई थी, उनकी लाखों की। गोल था गाड़ी, गाड़ी की प्रायोरिटी अलग है। आप समझिए, आप सब लोग हो सकते हैं, आप लोगों का गोल उद्देश्य एक हो सकता है, उसके पीछे का समय भी एक हो सकता है, आपकी एज एक हो सकती है, इनकम एक, रिस्क अलग होगा, निवेश करने का तरीका अलग होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अभी क्या कहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं एफडीज में, पोस्टल में, गोल्ड में, स्टॉक में, गोल्ड तो 1 ग्राम 5,000 से कम नहीं। संजीव कोई और तरीका बता? अरे शेयर बाजार में सुनता रहता हूँ, टीवी वगैरह बहुत लोगों ने पैसा कमाया, आसान तरीका बता, बॉन्ड बता। आज सबका होता है, क्यों ना हम निवेश शुरू करें म्यूचुअल फंड के थ्रू। शायद आप लोग कर, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड का मतलब जब पैसा इकट्ठा होकर आ रहा होता है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालते, आप म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम में पैसा डालते हो। जो स्कीम का जो पैसा होता है वो निवेश होता है शेयर बाजार में, गोल्ड में, बॉन्ड वगैरह में। आप और मेरा काम होता है स्कीम को शॉर्टलिस्ट करना, अपने गोल, अपने टाइम, अपने रिस्क के अनुसार। हजारों लाखों लोग हो सकते हैं अलग अलग टाइम पे, उनके गोल एक है, एज एक है, सब कुछ एक है, वो शायद अलग स्कीम में डाल रहे होंगे। हजारों लोग हो सकते हैं जिनके गोल अलग है, एक ही स्कीम में डाल रहे होंगे। इट डिपेंड आपके लिए कौन सी स्कीम सूट करती है, आपके रिस्क, आपके गोल के अनुसार। म्यूचुअल फंड क्या है? केवल एक एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। आपने प्लेन, ट्रेन, बस पकड़ा मंजिल पर जाने के लिए, आपकी मंजिल और दूर है, दूसरी बस, रिक्शा पकड़ के पहुंच जाते हैं। प्लेन कौन करता है? पायलट। मैं तो प्लेन नहीं उड़ा सकता। इंजन को कौन चलाता है? इंजन ड्राइवर। मैं तो इंजन नहीं चला सकता। बस को बस ड्राइवर चलाता है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, बस तो नहीं चला सकता। ही इज अ प्रोफेशनल। ऐसी मेरा काम है स्कीम को शॉर्टलिस्ट करना अपने गोल, टाइम और रिस्क के अनुसार। ऐसे अलग अलग बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम में पैसा डाल रहे होंगे अपने गोल्स के अनुसार। हजारों करोड़ों पे आता है अलग अलग स्कीम में। अब जो स्कीम में पैसा आता है उसको निवेश करना होता है स्कीम के अनुसार। वो कौन करता है? मैं नहीं, फंड मैनेजर। जो आदमी मैनेज करता है पैसा, उसको मालूम है क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ताकि अच्छा रिटर्न आए उस स्कीम में, आपको मुझे, आपके रिस्क के अनुसार। वेल रेगुलर से भी सरकार की तरफ से लो कॉस्ट होता है, प्रोफेशनली मैनेज, रिस्क आपका डिवर्सिफाई होता है, बताऊंगा, ट्रांसपेरेंट होता है, आपको मालूम पड़ता है इन्वेस्टमेंट हो कैसे रहा है, लिक्विडिटी, आई विल कम टू दैट। ये सब चीजें होती है, फायदेमंद हो जाती है। लेकिन एक ध्यान रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में गारंटेड नहीं है। आप एज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड हो, लेकिन आपका निवेश का मूल्य ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग म्यूचुअल फंड के थ्रू आपने कौन सी स्कीम में पैसा डाला था, अकॉर्डिंग टू योर गोल, टाइम एंड रिस्क। ये ध्यान रखिएगा। यहां बहुत ध्यान से सुनना। आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ, अगर आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो तो, हालांकि मैं शेयर भी करूंगा। टाइप ऑफ स्कीम्स, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, इंटरवल। ओपन एंड का क्या मतलब होता है कि आपने किसी स्कीम आपने चूज की अपने गोल के लिए। एग्जाम्पल, आपने 2,000 रुपए डाले कि संजय शायद मुझे, अरे मेरा गोल है 5 साल का, 7 साल का, शायद ये 5,000 हो जाएगा, 5 साल बाद मैं पैसे निकाल लूंगा। आपको जरूरत पड़ेगी 2 महीने बाद पैसे की। बेशक वो 2,000 का 2,100 हुआ या 2,000 का 1,500 हो गया, उस वक्त तक कम हो गया है, आप बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको और पैसा डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। ओपन एंडेड, लाइफ बिफोर द लॉकडाउन, इसे दोबारा दिल्ली में चालू हो रहा है मंडे से, मतलब आपको कहीं भी आने जाने की परमिशन चाहिए नहीं। क्लोज्ड एंडेड, भाई आपने पैसा एक दफा डाल दिया, आप निकाल नहीं सकते हो जब तक कि कोई आपसे खरीदे ना। ओपन जहां बेचते हो, आपका म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, यहाँ पे किसी को खरीदना पड़ता है। जहां पे खरीद बेचे होती है उसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम्पल, लाइफ इन टोटल लॉकडाउन, आपको बाहर निकलना है तो आपको ई पास लेना पड़ेगा, जिस सिटी में स्टेट में जा रहे हो वहां का ई पास लेना पड़ेगा, दोनों का होगा तभी होगा। क्लोजिंग। इंटरवल, भाई हर फ्राइडे को 2 घंटे के लिए 5 से 7 तक दुकानें खुलेंगी और आप अपना माल बेचिए, खरीदिए। वही आप निवेश करते हैं, आपको निवेश से निकलना है या और पैसे डालने, इन 2 दिन में डाल सकते हो। ओपन एंडेड, क्लोज एंड, इंटरवल। एक्टिव फंड, पैसिव फंड। म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं, इक्विटी हो गया, बाकी हो गया, वो ग्रुप ऑफ स्कीम्स होती हैं, उसमें काफी सारे शेयर्स होते हैं। हर एक स्कीम एक बेंचमार्क से कंपेयर की जाती है, भैया मेरा इससे अच्छा, मेरा इससे अच्छा। फंड मैनेजर जो स्कीम को मैनेज करता है, उसकी कोशिश होगी कि बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे। ऑब्वियस बात है, नॉर्मल होगा, बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न आए। जो बेचता है, खरीदता है, उसे बोलते हैं एक्टिव। पैसिव, जो बेंचमार्क है वही, बेंचमार्क 10% दे रहा है, मैं भी 10 दूंगा। बेंचमार्क 8 दे रहा है, जैसा बेंचमार्क वो जुड़वा है, जो वो कर रहा है मैं वो करूंगा। एक्टिव, वो कोशिश करता है उससे अच्छा परफॉर्म करे। इक्विटी का मतलब शेयर बाजार। आज शेयर बाजार में 4,500 से 5,000 लगभग अप्रोक्सीमेट है, 4,500 कंपनियां। कितनी? 4,500 कंपनियां शेयर बाजार में। जैसे आप निवेश
कर सकते हैं, आप इसे करते भी होंगे, डीमैट अकाउंट है तो। लेकिन यहाँ पे छोटी कंपनी, मझौली बड़ी, जिन्हें बोला जाता है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। क्या? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। मैं इसे डिफरेंस बताऊंगा, इन सारे फर्क क्या है, ठीक है। फर्क एग्जाम्पल, ठीक है, अभी स्मॉल होती है बहुत छोटी, अभी किस तरीके से, मिडल उससे बड़ी, लार्ज उससे बड़ी, किस? मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक ये वर्ड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी का मन करे संजय ये क्या चीज है, टेक्निकल है, जब मैं सेशन खत्म करूंगा पूछेगा, मैं आंसर कर दूंगा, उम्र भर नहीं भूलेंगे। टॉप की 100 कंपनियां 4,500 में लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन आर नोन एज लार्ज कैप। उससे छोटी 101 से 250, बाकी 150 लिस्टेड आर नोन एज मिड कैप अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। उससे छोटी जितनी होती हैं उन्हें बोलते हैं स्मॉल कैप। सीधी बात है, ठीक है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ स्कूल के लिए, कुछ कॉलेज के लिए, कुछ यूनिवर्सिटी के लिए, कुछ सिटी के लिए, कुछ स्टेट के लिए, कुछ जोन के लिए, कुछ कंट्री के लिए, कुछ तेंदुलकर, सहवाग, द्रविड़, MS धोनी, ऋषभ पंत बन जाते हैं। कुछ बहुत बड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं, कुछ बन के गायब भी हो जाते हैं, वही उनका रन के हिसाब से या मार्केट कैप्स के हिसाब से। काफी लोग छोटी कंपनी में जॉब करना पसंद करते हैं, हालांकि उन्हें बहुत बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आता है। फिर बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन करेगा, सैलरी टाइम पे, इंक्रीमेंट टाइम पे, बोनस टाइम पे, सब टाइम पे। फिर भी छोटी कंपनी ज्वाइन करता है, इससे मालूम है पंगा है, कंपनी बंद ना हो जाए, सैलरी टाइम पे ना है, इश्यू है, निकाल ना दिया जाऊं, सब देखते लगता है कंपनी पोटेंशियल है, लंबा टिक गए ना, हमारे पैसे बहुत बन सकते हैं, रिस्क तो ले रहे हैं। ऐसे काफी लोग छोटी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आप खुद सेलेक्ट कर रहे हो, कोई फंड मैनेजर नहीं है। आप लगता है 4,500 में से 5, 6, 10, 20 जितने आपने सेलेक्ट किए, वही कल के मिड कैप है, वही कल के लार्ज कैप है, वही कल का द्रविड़ है, वही कल का तेंदुलकर है, वही कल का धोनी। क्या पता ना भी मैं रिस्क ले रहे हो, ठीक है। अब IPL में आप कई दफा देखते होगे, कई बिल्कुल जिनके नाम नहीं सुने, करोड़ों में खरीदा जाता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी सोचते हैं बहुत अच्छे रन मारेंगे, पैसे बनेंगे। नहीं होता। हाँ, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो आप रिस्क ले सकते हो, लंबा रुक सकते हो, तो स्मॉल कैप में डालो, ये वर्ड को ध्यान रखो। ऑब्वियसली मिड कैप स्मॉल कैप से कम रिस्की हो जाएगा, लार्ज कैप मिड कैप से हम लोग मेच्योर हो गया। लार्ज कैप में 100 स्टॉक्स हैं, आप चाहें तो 100 के 100 में खुद कर सकते हैं, पैसा है, रिसर्च कीजिए। मिड कैप में 150 है, जिसमें डालिए। स्मॉल कैप में 3-4 हजार है, डालिए। या क्यों ना मैं सारा म्यूचुअल फंड का, संजीव मुझे नहीं समझ आता कौन सा स्टॉक, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, मैं कम पैसे हैं लेकिन मैं डालना चाहता हूं, मेरा एक गोल है 5 साल का, मेरे रिस्क के अनुसार मैंने लार्ज कैप स्कीम शॉर्टलिस्ट की है, ठीक है। ऐसे काफी लोग अलग अलग टाइम पे लार्ज कैप स्कीम अपने रिस्क के अनुसार गोल पैसा डाल रहे होंगे, करोड़ों रुपए आ रहा होगा लार्ज कैप स्कीम में अलग अलग टाइम पे। वो पैसे को इन्वेस्ट करना है, कौन करता है? फंड मैनेजर। उससे लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, कौन से? फंड मैनेजर, उसकी टीम डिसाइड करती है, उससे मालूम है कौन से बढ़िया कर रहे हैं 100 में से, कौन से नहीं कर रहे, कौन से निकाल रहे हैं, कौन से ज्यादा। ही इज अ प्रोफेशन। वो स्कीम मिड कैप स्कीम हो सकती है, स्मॉल कैप, फ्लेक्स, कई तरह की इक्विटी स्कीम्स होती हैं। आप इन्वेस्ट करते हो इन स्कीम्स में अपने गोल, टाइम और रिस्क के अनुसार। आप जिस स्कीम में पैसा डालते हो इक्विटी में, वो पैसा शेयर बाजार में निवेश होता है आपके अनुसार। अभी दूसरा, ठीक है, अभी गोल होना जरूरी। आपका गोल है 2 महीने बाद ये करना है, 6 महीने बाद ये, 3 साल बाद ये, 5 साल बाद ये, 10 साल बाद ये। जितने भी फाइनेंशियल गोल आपके 5 साल और 5 साल के ऊपर होंगे, तभी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की सोचेगा। बिलो 5 इयर्स इक्विटी को अवॉइड करना। 5 साल से ऊपर कौन सी इक्विटी स्कीम, डिपेंड करेगा आपके गोल, टाइम और रिस्क के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल से नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, रिस्क इज टू हाई, इक्विटी इज हाई रिस्क हाई रिटर्न। सबसे बढ़िया बात, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एनी इक्विटी स्कीम, पता कितने से? 500 रुपए वीकली, मंथली, क्वार्टरली, 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जो बाकी किसी जगह पॉसिबल नहीं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा संजय ये तो इक्विटीज हाई रिस्क हाई रिटर्न, समझ गए, इससे लंबा रुकना पड़ता है। मेरे पास कुछ गोल है कम समय के लिए, या मैं रिस्क कम लेना चाहता हूं, आप आ जाइए डेट में। डेट एक और तरह की कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड में, जिसमें आप जब पैसा डालते हैं अलग अलग स्कीम में, आपका पैसा शेयर बाजार में नहीं जाता है, आपका पैसा बॉन्ड वगैरह उसमें हम नहीं जा रहे हैं, टीबिल्स वगैरह निवेश होता है। यहां जो पैसा जाता है रिस्क है, बिल्कुल है, लेकिन इक्विटी से काफी कम है। इससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ दिनों से लेके कुछ सालों तक। आप कहोगे संजीव यार मुझे इक्विटी ज्यादा चाहिए, डेट पे थोड़ा चल जाएगा, थोड़ा बचा ले, इक्विटी हाइब्रिड में आ जाओ, हाइब्रिड फंड। संजीव मुझे यार इक्विटी का थोड़ा सा ज्यादा चाहिए लेकिन डेट ज्यादा, थोड़ा सेफ्टी चाहिए, आप डेट हाइब्रिड में आ जाओ। तो कई तरह के हैं, ये कोई बात। लिक्विड, आपका पैसा पड़ा है सेविंग्स अकाउंट में, आप कहते हो संजीव मुझे कुछ मिलता नहीं है अपने बचत खाते में, कुछ ऐसे का बता जब अपने पैसा हटाऊं वहां आइडल पड़ा रहता है, जहां डालूं उसको बेटर रिटर्न आ जाए, और जब तो रिस्क तो ले लूंगा, जब भी पैसा चाहिए हो 24 घंटे के अंदर या इमीडिएटली मेरे अकाउंट में पैसा वापस आ जाए। आप लिक्विड में डालो,
इमरजेंसी का पैसा जब हर महीने अलग कर रहे हो, जब हमने 500 का एग्जांपल दिया था, आप उस पैसे कब जरूरत पड़ेगी, जब इमरजेंसी होगी। जब तक उसे सेविंग में रख के क्या मिलेगा, कुछ नहीं, उसे लिक्विड में डाल दो, कुछ बेटर रिटर्न आ जाएगा। एक्सचेंज ट्रेड फंड आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं, ETF, टीवी पे देखते होंगे, कई लोग क्रिकेटर्स, एक्टर्स वगैरह इसको प्रमोट करते हैं, ETFs। ये एक तरह का स्टॉक्स है, लेकिन म्यूचुअल फंड जैसे आप एनी वगैरह पे खरीदते हो, मैं एंड में आऊंगा, इसको आप खरीदते हो स्टॉक एक्सचेंज पे, आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, बहुत बढ़िया है, ETFs कर सकते हैं, लिक्विडिटी है, ज्यादा जानकारी हो तो मैं सेशन खत्म होगा पूछेगा, मैं आंसर करूंगा। गोल्ड ETF, आपको फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, संभालने की दिक्कत, प्योरिटी की दिक्कत, पता है प्योर बोल रहा है 99% है कि आप तो लिखना पड़ता है, फिर भी गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज बिकता है, वहां एक यूनिट के, कैसे यूनिट में, 1 यूनिट का मतलब 1 ग्राम, फिजिकल नहीं है, आपको चमकता मेटल नहीं आ रहा, वो डीमैट अकाउंट में जा रहा है, आपके पेपर गोल्ड है, लेकिन वैल्यू सेम है, लिक्विडिटी सवा सब खरीदे कभी बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, संभालने की दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट में आऊंगा, आपको बाहर की कंट्रीज अच्छी लगती है निवेश के लिए, भाई मुझे अमेरिका में डालना है, यहाँ पैसा डालना है, इस कंपनी गूगल में डालना है, वहां डालना है, आप इंटरनेशनल स्कीम में डालिए, डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ इंटरनेशनल स्कीम यू आर पुटिंग इन, अकॉर्डिंग टू योर गोल एंड रिस्क, पैसा बाहर निवेश होता है, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। आपको टैक्स बचाना है 80C के अंतर का, किसमें 80C, वहां पे 80C में सब PPF PF वगैरह आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.5 लाख का बेनिफिट देती है। एक म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ठीक है, 3 साल का लॉक इन, प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सबसे कम लॉक इन यही है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट सब, और आपको उसमें 80C का बेनिफिट। मैं क्या कहना चाहता हूं, आज इतना फायदा इधर भटकने की बजाय एक सिंगल विंडो ऑफ अ म्यूचुअल फंड, इतनी सारी स्कीम्स हैं जो आपके टैक्स से लेके गोल से लेके हर एक चीज आपका सेटिस्फाई कर सकती है, प्रोवाइडेड उस गोल और रिस्क का तालमेल बैठा रहे। हम सब लोग हो सकते हैं, एज एक, इनकम एक, गोल एक, सब कुछ एक, रिस्क अलग, उसके पीछे स्कीम अलग हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अभी equities, invest in equities and equity related instrument of companies seeking long term growth, लंबा but volatile in short term, suitable investor with higher risk, जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं and ज्यादा रुक सकते हैं 5 साल से ऊपर। डेट, इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम, आपका रिटर्न फिक्स नहीं होता, ध्यान रखिए, कोई भी गारंटी फिक्स रिटर्न नहीं होता म्यूचुअल फंड में। एम्स टू अर्न इंटरेस्ट इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू इन्वेस्टर्स जो थोड़ा कम रिस्क ले सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न इक्विटी स्कीम्स, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न hybrid schemes, low moderate return debt schemes, very low risk low returns liquid schemes, हर तरह के रिस्क कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी आपके सामने 2 ग्राफ्स हैं, अगर आपको दिख रहे हैं ध्यान दीजिए, ये है इक्विटी पे रिस्क एंड रिटर्न, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना रिटर्न, और डेट का। यहाँ पे कोई साधु संत तो है नहीं जो बोलेगा संजीव मैं रिस्क बहुत लूंगा रिटर्न नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, रिस्क नहीं लेना रिटर्न ज्यादा चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। क्यों आप पर मैं अलग है, क्यों ये इतनी जरूरी चीज है? डेट और इक्विटी का हमने एग्जांपल दिया है स्कीम्स का रिस्क रिटर्न। मैं एक उदाहरण देता हूं इक्विटी का, एक वेल एग्जांपल है, 2 दोस्त हैं राम और श्याम, दोनों की एक ही एज है, दोनों की एक ही इनकम है, दोनों का एक ही गोल है। क्या गोल है? दोनों को 6 साल बाद एक ही टाइप की प्रॉपर्टी बनानी। एक फर्क, राम की कोई लायबिलिटी जिम्मेवारियां नहीं है, श्याम की लायबिलिटी जिम्मेवारियां हैं। क्या दोनों एक ही जगह निवेश करेंगे? नहीं, राम कहेगा गोल सब, लेकिन मैं भैया रिस्क, मेरे तो कोई जिम्मेवारी है नहीं, मैं रिस्क ले सकता हूं, मैं क्यों ना छोटी कंपनी में डालूं, मिड कैप या स्मॉल कैप में, क्या पता मेरी सारी अच्छा कर जाए, मेरा 6 साल में ज्यादा रिटर्न आ जाए, हाथ रिटर्न या जल्दी आ जाए, मैं रिस्क ले सकता नहीं भैया मैं रुक जाऊंगा, मेरे को देखे। शाम कहेगा मैं तो भैया रिस्क कम लूंगा, मेरी तो लाइबिलिटी है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं तो स्टेबल कंपनी में निवेश करूंगा, लार्ज कैप स्कीम में जाऊंगा जहां पैसा निवेश हो रहा है मेरा, वो अच्छी कंपनी में हो रहा है, तो एस्टैब्लिश रिस्क तो है, कम है। तो 2 दोस्त थे, एक ही एज, एक ही इनकम, एक ही गोल, रिस्क अलग स्कीम अलग हो गई। अभी एक आदमी, उसकी 2 बेटियां, एक बड़ी एक छोटी, बड़ी बेटी की वो 7 साल बाद धूमधाम से शादी का प्लान कर रहा है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट, छोटी बेटी का 7 साल बाद हायर एजुकेशन, ठीक है, कौन सा जरूरी, हायर फीस देनी है आपको, आप रिस्क तो लोगे, हर स्कीम में रिस्क होता है, थोड़ा कंजर्वेटिव निवेश करोगे, ये तो नहीं कहोगे बेटा सारा पैसा डूब गया नहीं पढ़ा सकता, लेकिन ग्रैंड वेडिंग जो आपको करनी है उसमें रिस्क ले सकते हो, थोड़ा कम थोड़ा लेट भी हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा, कम की शादी अच्छी हो ही रही है। तो अंडरस्टैंड, एक ही आदमी था, गोल उसका टाइम सेम था गोल का, लेकिन गोल की प्रायोरिटी अलग थी, स्कीम अलग हो गई। 2 दोस्त हैं, दोनों बीमार हैं, 2 डॉक्टर पे जाते हैं, पहला अंदर जाता है, चेकअप कराता है, डॉक्टर से चेक करके दवाई देता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा फ्रेंड बाहर वेट कर रहा है, मेरे साथ ही रहता है, चाहे सेम बीमारी है सेम दवाई दिला दूं, कहता नहीं उससे भी अंदर भेजो। डॉक्टर दूसरे दोस्त को भी एग्जामिन करता है, उसे चेक करता है, हो सकता सेम बीमारी सेम दवाई डोसेज अलग हो, और दूसरा एलर्जी को अलग दवाई। आप किसी सर्जरी ऑपरेशन से पहले, चाहे सर्जरी 1 घंटे की हो या 30 घंटे की हो, एक एनेस्थीसिस आता है, चेक करता है एक पेशेंट को और उसे एनेस्थीसिया देता है, राइट। एक हॉल है 30 पेशेंट है,
सबकी एक ही एज है, सबकी एक ही बीमारी है, सबका 3 घंटे का सिमिलर ऑपरेशन होने वाला है। फिर वो जो एनेस्थीसिया सबको दिया जाएगा वो अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एवरीबॉडीज मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि एक गलती एनेस्थीसिया में जानलेवा हो सकती है पेशेंट के लिए। ऐसी आपको भी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, खुद से कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। एजेंसी क्या है, कितना कमाते हैं, कितना खर्चा, दाली आप लोग यंग है, बहुत आपके साल पड़े हैं, मैं उल्टा 10 साल बोलता हूँ, 5 साल बोलूंगा, अगर ये करेंगे ना एक्सरसाइज, बिलीव मी थिंग्स विल बी वंडरफुल फॉर यू। देखिए आपके 5 साल आपके खर्चे कैसे बढ़ेंगे, खर्चे कैसे बढ़ेंगे आपके, ठीक है, खर्चे हर एक साल बाद 2-2 साल आगे बढ़ाते जाइए। आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी, अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो खर्चे कैसे पूरे होंगे। गोल्स बनाइए, उद्देश्य, वेरी शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग गोल बदल सकते हैं, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई गुजर सकता है, सिटी बदल सकती है, जॉब बदल सकती है, पैसे आ सकते हैं। वो जो गोल के पीछे आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो कितना जरूरी है, क्या प्रायोरिटी है, उसके पीछे कितना रिस्क ले सकते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट की बारी आती है। ये नहीं अरे यार अरे अंजलि ने बोला, अंजलि मेरे संजय जी मेरे 10,000 है, अगले साल मुझे 20,000 की जरूरत है, अंजलि यहां डाल लो, अगले साल 20 हो जाएगा, अगले साल 5 हो गया, अंजलि फंस गई। संजय वे क्या, कि अंजलि ने गलत जगह डाल दिया बिना सोचे समझे, उनको रिस्क मालूम नहीं था। तो सोचिए, पहले गोल्स बनाइए, गोल की प्रायोरिटी समझिए, रिस्क समझिए, फिर इन्वेस्टमेंट। उल्टा नहीं करना है। आज मुंबई दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है, खासकर मुंबई में, हम घर बनाते हैं, फिर दुकानें, फिर सड़क खोद के सड़क, फिर और दुकानें और घर, थोड़े ऑफिस, दोबारा सड़क खोदते हैं, फिर थोड़ा और चीजें आती हैं, दोबारा खोदते हैं, फिर आते हैं भैया एक चीज भूल गए, मेट्रो घुसानी, मेट्रो घुसाते हैं। 15 साल मेरे घर के बाहर जैम है बॉम्बे, बाहर बाहर क्या होता है, पहले वो सड़क बनाते, फिर मेट्रो, फिर ऑफिस, फिर दुकानें, फिर घर, ताकि जैम ना हो। वही करना, पहले गोल समझिए, गोल की प्रायोरिटी देखिए आपके लिए, रिस्क, फिर इन्वेस्टमेंट, और 2 लाइनें पढ़ लीजिएगा। सबसे बढ़िया एडवांटेज म्यूचुअल फंड का ये होता है कि हर एक स्कीम का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, इस स्कीम में क्या है, कैसे, जो आपने सोचा है गोल है आपका, जो आपने इन्वेस्टमेंट स्कीम डिसाइड की है, उसका टाइम रिस्क आप देख के फिर इन्वेस्टमेंट करना। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा, आप सब लोग हो सकते हैं, एज एक, इनकम एक, गोल एक, सब एक, रिस्क अलग, स्कीम अलग होगी, और 2 लाइनें पढ़ लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स आते हैं म्यूचुअल फंड के, ये एडवांटेज है। हर रेडियो आप 2 जो मैं करने जा रही हूं, कर रहा हूं, सही है कि गलत है, ये ध्यान रखिए। अभी सबसे बड़े बात, एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड है, बच्चा जो केजी में पढ़ता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ता है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसकी हैंड राइटिंग में कितने मिले, ठीक है, आर्ट्स में कितने मिले, ए मिले, बी मिले। म्यूचुअल फंड इतना ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड आती है जिसे बोलते हैं फैक्ट शीट, हर महीने आती, पहले हफ्ते में आ जाती है, ठीक है, जो लोग इन्वेस्ट करते होंगे म्यूचुअल, उनको मिलती होगी। अब उस क्या बताता है, जितनी म्यूचुअल फंड में, उसमें जितनी भी स्कीम्स हैं, उनमें क्या चल रहा है, कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप देख सकते, आप कंपेयर कर सकते हो एक फैक्ट शीट को दूसरे। सपोज ये म्यूचुअल फंड की जिसमें मैं बात कर रहा हूं, आपने इन्वेस्टमेंट किया था एक लार्ज कैप इक्विटी फंड में, नाम है 1 जनवरी 2021 को, और आपने पैसा निकाला 25 फरवरी 2020, ठीक है, एक X% आपको रिटर्न। आपने सोचा अगर मैं दूसरे म्यूचुअल फंड की सिमिलर स्कीम में डालता क्या रिटर्न होता, लेकिन ध्यान रखिए ये नहीं कि दूसरी म्यूचुअल फंड की आप मिड कैप से और दूसरी म्यूचुअल फंड की आपको लार्ज कैप से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और डेज भी सेम रखने पड़ेंगे, नहीं कि उसका 31 दिसंबर से कर रहे हैं, वो भी गलत हो जाएगा। तो लाइक्स कश्मीर एप्पल टू कश्मीरी एप्पल, सिमिलर एप्पल कंपेयर कीजिएगा। फैक्ट शीट पूरी डिटेल देती है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बुकलेट की तरह आती है ऑनलाइन, सब कुछ डिटेल एकदम, मुझे बोलते हैं हिंदी में, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पूरी मिल जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप कभी भी इन्वेस्ट करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, उनको भी अपना खर्चा चलाना है, तो एक वो चार्जेस करते हैं, चार्ज मारते हैं, ठीक है, छोटा सा चार्ज, डिपेंड ऑन द स्कीम, 0.02 0.01 टू फ्यू परसेंटेज होती है, वो क्या है, उसे बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। अभी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, आपने इन्वेस्ट करना है, 2 तरीके हैं, आप एजेंट के थ्रू जाते हैं, एक जो आपको एडवाइस करता है या करते हैं, यहां करो, कैसे करो, एक पार्थसारथी बन के आपके साथ निभाते हैं, आपको गाइड करते हैं, ठीक है, उनको कमीशन जाता है म्यूचुअल फंड से, उसमें एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कमीशन देना, उससे बोलते हैं रेगुलर प्लान। आप कभी इन्वेस्ट करोगे आपको दिखेगा रेगुलर, उस मतलब वो कमीशन के थ्रू जा रहा है। दूसरा आप कहोगे संजीव मुझे किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, मैं खुद समझती हूँ, खुद समझता हूँ, मैं खुद इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वहां पे आप करेंगे डायरेक्ट प्लान में, क्योंकि वहां पे एजेंट तो कमीशन ही जाएगा, तो उसका एक्सपेंस लोअर होता है। तो एक ही स्कीम में एक रेगुलर एक डायरेक्ट है, रेगुलर में रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं उसी स्कीम के लिए फ्रॉम डायरेक्ट, बिकॉज एक एक्सपेंस थोड़ा बिल्डअप है, लेकिन टोटली आपके ऊपर है, आपको प्रोफेशनल एडवाइस के साथ काम करना है या खुद करना है, टोटली अपॉन यू, ये ध्यान रखिएगा। अभी बूम मुझसे साग बना सिंगल लेके मैच जीता। म्यूचुअल फंड इंडिया में
एक वर्ड ने फेमस कर दिया, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं उदाहरण देता हूं। आज एग्जाम्पल, हमारे यहाँ कंट्री में ICSE बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है, कई तरह के बोर्ड्स होते हैं 10वीं 12वीं के। दिक्कत है आप अभी ये 2 साल जो हुआ ये छोड़ दो। क्या होता है, आपके टर्म्स होते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर फाइनल एग्जाम होता है। टर्म में जितना भी अच्छा कर लो, डिपेंड करता है फाइनल पे, थोड़ा गड़बड़ होगी, प्रॉब्लम हो जाती है। वही आपको बोला जाए, हर महीने एग्जाम होगा 100 नंबर में से, हर महीने तो कभी आप अच्छा करोगे, अगले महीने बुरा करोगे, उससे अगले महीने बहुत अच्छा करोगे, हर थोड़ा पढ़ के आप देते रहेंगे, थोड़ा पढ़ के देते रहेंगे आप। 12 महीने उसका एवरेज लिया जाए, सब कहेंगे संजय जी एवरेज इज मच बेटर। हम थोड़ा कर रहे हैं, टेंशन भी कम, फ्यूचर भी कम, ऊपर नीचे तो होता है लाइफ में। आप बिल्कुल सरल उपाय, स्टूपिड एग्जांपल है, आप आलू की ट्रेडिंग करते हो। किसकी? आलू। आपने 1 लाख के आलू खरीदे, आपने कहा जी 10 साल बाद 10 लाख के बेचूंगा। आलू का 1 साल बाद भाव गिर गया 50,000। आपको टेंशन होती है, इंडियन मेंटालिटी, हमारी सबकी मेंटालिटी होती है, किसी की भी ह्यूमन नेचर, हम आलू सब बेच देंगे, ये तो 25 पे चला जाएगा, 10 पे हमारा नुकसान हो, 50 तो बचने निकाल लो। अभी आपको बोला जाए ये हर महीने आप 5,000 रुपए के आलू खरीदें, जिस महीने महंगे उस महीने 5,000 में कम आए, अगले महीने और महंगे और कम, अगले महीने सस्ते ज्यादा आ गए, एवरेज। वही हम म्यूचुअल फंड में, सपोज आपने टारगेट निकाला कि आपको 10 साल बाद 10 लाख की जरूरत है। मेरे पास एक एडवाइजर आया, बोला संजीव जी हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। मैंने बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका KYC करना पड़ेगा। आप आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, ये सब लाइए, ठीक है। हमने KYC कर लिया, फिर कहा जी हम आपका बैंक अकाउंट में लिंक करना पड़ेगा। बोला आपको 10 लाख चाहिए, मेरा रिस्क एनालिसिस किया, हर एक आदमी अलग है। संजय हम इस स्कीम को सिलेक्ट करें, ABCD स्कीम है, इस इक्विटी में आप 2.5 लाख डाल दीजिए, अभी ये ऐसे रफ फिगर है, मन घड़त डाल दीजिए, और 1 साल बाद 1 लाख और डाल देना। अगर बाजार ने साल का 10% आपको देता रहा तो ये आपका हो जाएगा, आपका 9-10 लाख पहुंच जाएगा। रिस्क तो है, पहुंच जाएगा। मैं कहूंगा भाई 2.5 लाख कहां से रहूं? क्या कहा संजय जी आपने मोटरसाइकिल मैंने कह लीजिए कैसी किश्तों पे ली, आपका हर महीने कटता है, आप म्यूचुअल में इन्वेस्ट कीजिए, उसे किश्त नहीं बोलते, उसे SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने उसने कैलकुलेट किया, हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 रुपए डेबिट होंगे, फिक्स डेट पे चलेगा जी, चलेगा, ठीक है। हर महीने डेबिट होंगे, उसी स्कीम में इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। बाजार जब ऊपर, हम यूनिट्स में खरीदते बेचते हैं, कि जो समझना ये वर्ड यूनिट्स क्या होता है, सेशन खत्म करूंगा थोड़ी देर में, तो मुझसे पूछ सकते हैं। 5,000 में आप 5,000 हर महीने, 5,000 एक उदाहरण है, यूनिट्स बाजार ऊपर है, यूनिट्स ज्यादा कम आ गए, 5,000 में सॉरी उल्टा बोल गया, 5,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स, कम यूनिट्स मिलेंगे, बाजार गिर गया ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। वो जैसे आलू का था, तो आप SIP थोड़ा करके करते रहते हो, थोड़ा एवरेजिंग हो जाती है। ये तो आपका पैसा कम जा रहा है, आपका गोल एक था, आपकी स्कीम एक थी, तरीके दो, ये थोड़ा करके मंजिल पर पहुंच, ऊपर नीचे होगा, आपकी मंजिल दूर, आप चाहे रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं SIP। ये होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक तरीका होता है STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जब आप एक म्यूचुअल फंड की स्कीम से उसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में, उसी म्यूचुअल फंड की हर हफ्ते वीकली ऑटोमेटिकली पैसा ट्रांसफर करते हो, उससे बोलते हैं, ऑटोमेटिक होता रहता है, बोलते हैं STP। आपने एक लिक्विड स्कीम में पैसा डाला, आपका हर महीने जो पैसा आ रहा है और कुछ रिटर्न भी आ रहा है, आपने बोला इस रिटर्न में से हर महीने 500 रुपए जाने चाहिए, ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे। जैसे SIP में बैंक से ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तीसरा है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपका एक गोल है कि यार मुझे ना रिटायर होना है, 50 साल की उम्र है, 25 साल रिटायर होना है मुझे। आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हर महीने, उसके लिए एक भयंकर पैसा आपका जमा हो गया 50 साल की उम्र में, आपने नौकरी छोड़ दी, लेकिन बस आपको चाहिए 7%, एग्जाम्पल मिल रहा है आपको बाहर से 5, तो आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, तो शायद आपको 7% महीने का देता है। आपने बोला एक सिस्टम विड्रॉल प्लान करूंगा कि हर महीने मेरे अकाउंट में फिक्स डेट में पैसा आता जाए, SWP। इसके बारे में आगे एग्जाम्पल दूंगा मैं भी, ये सोचिए SIP, STP, SWP। SIP is a method of investing a fixed sum at a regular interval in a mutual fund scheme, similar to monthly saving schemes like a recurring deposit. Enables regular investment without any additional paper automatically. Convenient way to invest regularly through one-time standing instruction. Convenience small, छोटा, 500 रुपए शुरू करते हैं, 500 रुपए वीकली, 500 से, इससे कम से क्या होगा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग टू काउंटर वॉल्यूम, ऊपर नीचे का बहुत है, नो टाइमिंग द मार्केट, डालते रहे ऊपर नीचे होगा, क्या फर्क पड़ता है। SWP, system withdrawal, is a facility which allows an investor to withdraw fixed amounts from the investment in a scheme at a predetermined interval such as monthly or quarterly. SWP can be used as a source of regular cash flow, especially post retirement planning। आपको बताया, इसका उदाहरण एक और दूंगा मैं रिटायरमेंट पे।
SWP also helps in supplementing your regular salary etc income by the way of additional cash flow. अभी एक कंपाउंडिंग 8वां अजूबा, 8 वंडर कंपाउंडिंग का मतलब समझ, से दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मैं कहता हूं मेरा 10% से 100 रुपए कंपाउंड हो रहा है 3 साल, मतलब मुझे 100 पे 10 मिला 110, अगले साल 10% 110 रुपए से कंपाउंडिंग बोलते हैं. अभी एक आइंस्टाइन ने जो साइंटिस्ट ने बोला था 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग. कैसे? मैं उदाहरण देता हूं. 4 लोग आते हैं मेरे पास, उनकी एज है 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल. ठीक है, चारों कहते हैं कि हम 60 साल के हो जाएंगे ना, हमें क्या हम 60 साल की उम्र तक हर महीने 1000 रुपए डालेंगे. उदाहरण है, अगर हर साल हमें एग्जाम्पल 8% मिल गया, हमें कितना पैसा मिलेगा 60 साल की उम्र में? समझ गया? अभी 40 साल वाले के हम उल्टा जाएंगे, 40 साल वाले के 20 साल बाकी है, कितना पैसा डाला उसने? 1000 इंटू 12 महीने इंटू 20 साल, उसका पैसा गया 2,40,000, पर पैसा पहुंचा 5.92 लाख. 35 साल वाले के 25 साल दूर है, 1000 इंटू 12 इंटू 25 साल, 3 लाख गया, पैसा पहुंचा 9.57. देखो बात क्या है, 5 साल का फर्क है 40 से 35 में, सिर्फ 60,000 का फर्क पैसों का 4 लाख का है. अब हम सीधा 25 साल वाले पे आते हैं. आपने 1000 इंटू 12 महीने इंटू 35 साल, 35 एंड 60 बर्थडे में पैसा गया 4,20,000, पैसा पहुंच गया 23 लाख. कहने वाली बात क्या है, 25 और 40 साल में 15 साल का फर्क है, लेकिन जो 25 साल वाले ने जो एक्स्ट्रा पैसा डाला वो केवल 1,80,000, लेकिन कंपाउंडिंग का डिफरेंस है 18 लाख. कैसा पैसा पैसे को बनाता है. गोल होगा तो जीतेंगे, ये फायदा है. अभी ध्यान रखिएगा हम लोग, और जितना जल्दी शुरू करेंगे वो बेटर माना जाता है. सी कोई एवरेज स्टूडेंट को 10th या 12th में अच्छे नंबर लाने के लिए जल्दी पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेट कर प्रॉब्लम है. ठीक, एक क्रिकेट पिच है, बहुत अच्छी क्रिकेट पिच है, कोई भी रन मार सकता है, 400 रन 50 ओवर में, पहली टीम 200 पे आउट होगी. आप एज अ सेकंड टीम भी 40 ओवर तक कुछ नहीं करेंगे ना, आप भी हार सकते हैं. शुरू तो करना पड़ेगा जल्दी. आपका गोल है आपको 10 लाख, 10 साल बाद 10 लाख चाहिए. आप, मैंने बोला संजय एक काम के, आपको ना आपके रिस्क के अनुसार 8,000 रुपए की SIP स्कीम में करनी पड़ेगी हर महीने. आप कहेंगे संजय 8,000 कहां से लाएं, कितना? हम 2,000, आप 2,000 शुरू तो कर दो, नहीं करोगे तो 10 तो वैसे नहीं पहुंचेगा. जितना लेट करोगे वो 8 का 10, 8 का 50 हो जाएगा. जितना जल्दी शुरू करोगे उतना कम लगता है. सबसे बढ़िया बात यंगस्टर्स आपका है, आपका समय है, और गोल बनाइए. आपका गोल है 5 साल बाद 3 लाख रुपए चाहिए, आपका गोल 3 साल में पूरा हो गया, पैसा निकाल लो. वेट मत करो कि 3 के साथ 5 हो जाएगा, आधा भी हो सकता है. चूज अ राइट स्कीम. आपका गोल एक है, कुछ गोल चेंज कर सकते हैं, गोल नहीं चेंज कर सकते हैं. आपने स्कीम परफॉर्म नहीं करी, स्कीम चेंज करनी पड़ सकती है या ऐसे कुछ. तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद जो आपका पोर्टफोलियो देखिए, आपका जो गोल है उसके पीछे वो अचीव हो रहा है, कितना जरूरी है. स्कीम तो परफॉर्म सही कर रही है, गोल सही नहीं है, या स्कीम सही नहीं, हमने स्कीम को चेंज नहीं करना है. हम फिर बोलूंगा, हम सब लोग हो सकते हैं, एज एक, इनकम एक, गोल एक, सब कुछ एक, रिस्क अलग, उसके पीछे की स्कीम अलग हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा. अभी ये बता दिया, आजकल तो केवल कुछ आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, 2 साल में सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बाहर गए, आपके साथ छोटे बच्चे हैं 18 साल से नीचे, आपने कहा सब आपके भाई बहन सब बच्चे सब चले गए भाई मॉल जा रहे हैं घूमने के लिए. फिर किसी ने बोला पिक्चर देखने जाएंगे, आज चलो, सब पिक्चर देखने पहुंच गए, बच्चे भी हैं साथ में. पिक्चर का प्रोग्राम पहले से था लेकिन देखा नहीं था. वहां पूछे, हॉल के सामने लिखा हुआ एडल्ट्स, 18 साल से नीचे जा नहीं पाएंगे, फंस गए, गलती कर दी. अभी 2 तरीके थे, अगर आपको पिक्चर देखनी तो पहले अखबार में पढ़ते, या बुक माई शो कहीं चेक कर लेते भाई एडल्ट्स तो नहीं है, ताकि बच्चे जाए ना जाए. आप वेब सीरीज देखते हैं 3+, 13+, 6, 18+, बच्चों से देखनी नहीं देखनी. ठीक है, वही. अभी ऐसी आप किसी ड्राइवर के साथ बैठे, वहां लिखा है स्पीड पे 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड लिमिट है सड़क पे, ड्राइवर चला रहा है 70 का, आपको भैया आहिस्ता कर, 100 पे भैया आहिस्ता कर, 120 पे, कहोगे खुद ही मरेगा, मुझे ही मरवाएगा. वही म्यूचुअल फंड में, हर एक म्यूचुअल फंड के पहले पेज पे होता है रिस्कोमीटर, जो एक स्पीडोमीटर की तरह होता है. उस पर लिखा होता है इस स्कीम में जो आप निवेश करोगे इसमें रिस्क कितना है, लो, मॉडरेट, हाई, और मॉडरेट हाई, वेरी हाई या हाई. आपको समझ आ जाएगा भाई ये स्कीम जो मैंने सोची है मेरे गोल रिस्क के अनुसार, इसमें डालूं कि नहीं डालूं. मुझे बोला कि इसमें तो रिस्क है नहीं, लेकिन एरो था, झूठ क्यों बोल रहा है. आपने बोला इसमें बहुत रिस्क है, एरो लो पे,
क्यों रोज बोल रहे हो? तो आप पहले बिफोर इवन थिंक ऑफ स्टार्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग उस स्कीम को इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मालूम पड़ जाता है आपके गोल के अनुसार क्या ये स्कीम आपके लिए वैलिड है कि नहीं है। प्रोडक्ट लेबलिंग बोला जाता है, ये म्यूचुअल का एडवांटेज है, कहीं और नहीं मिलता है। आपको पहले मालूम पड़ जाता है ये स्कीम में कितना रिस्क है, क्या है, मेरे गोल के साथ मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। किसी के लिए, उसी गोल के लिए ये रिस्की हो सकता है, किसी के लिए रिस्क नहीं हो सकता, डिपेंड करता है हर एक आदमी के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। अभी रिटायरमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट होता है जब आप पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करता है। When you don't work for money, money works for you. क्या रिटायरमेंट जल्दी हो सकती है? यस, हो सकती है, जिंदगी में मिलेगी दोबारा, ये तो उम्र भर रगड़ते रहेंगे, रिटायरमेंट नहीं आएगी, बुरा मत मानिएगा। एंड आप लोग उस एज पे वेर यू कैन रिटायर अर्ली, ठीक है। लेकिन मैं एग्जांपल 60 साल का ही लूंगा रियलिटी से। आपने 20 साल में कमाना शुरू किया, 60 तक कमाया, 40 साल कमाया, खर्चा किया, घर बसाया, सब कुछ परफेक्ट लाइफ में सेव भी कर लिया, इन्वेस्टमेंट में चूक गए, ठीक है। या तो केवल रियल एस्टेट जो मैंने बोला फंस जाते हो, या फिक्स डिपॉजिट, पोस्टल, आरडी, पीपीएफ में डाल दिया। होता क्या है, 60 के बाद तो पैसे आएंगे नहीं, रिटायरमेंट के बाद आपको तो, आप तो जो कमाए वहीं से जीना है या ब्याज के सारे जीना। इंटरेस्ट होता क्या है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट ब्याज आता है वो महंगाई से कम होता है। एग्जाम्पल, आपको चाहिए 7%, मिलेगा कितना? 5%। एग्जाम्पल है, ठीक है प्लीज। 2% का आप क्या करेंगे, जितना जमा पूंजी वहां से पैसा निकालेंगे, 70 तक पैसा खत्म। आपको मालूम है 90% इंडियंस का पैसा 70 की उम्र खत्म हो जाता है और हम 100 साल जी सकते हैं, ठीक है। ये हम भूल जाते हैं, बाकी 30 साल कैसे जिएंगे, कोई बनवा पाने का। आजकल यंगस्टर्स पे पेरेंट्स लोग नहीं भरोसा कर सकते कि ख्याल रखेंगे ओल्ड एज में। तो प्लीज रिटायरमेंट एक बहुत जरूरी चीज है। करना क्या, आप जो भी एज लो, सपोज आपने 50 साल की उम्र रखी है रिटायरमेंट, सपोज मैं 50 है भाई, मुझे नहीं करना, लेकिन आपको 50 साल और जीना है, तो पहले तो ये निकालो कि 50 के बाद जो बाकी 50 साल हैं उसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, आपको निकालो। क्योंकि 20 से 50 तक आप काम कर रहे हो, सब कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, आपको इन्वेस्ट भी करना है कि आपके बाकी 50 साल भी चले। कितना भाई, मुझे ये एक्स अमाउंट चाहिए। ये कैसे आएगा एक्स अमाउंट? क्योंकि हर साल 50 साल के बाद भी तो भाई महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, आप तो कमा नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे भाई, देखिए यहां से पैसा का, यहां से जो कम पड़ेगा ना, उसके लिए ध्यान रखिए एक एसआईपी शुरू कीजिए। कौन सी स्कीम में डिपेंड करेगा आपका क्या रिक्वायरमेंट है 50 के बाद का, आपकी क्या एज है, कितना रिस्क फैक्टर, सब अलग हो सकते हैं, स्कीम अलग हो सकती है। रुकना नहीं, गोल है वो एक एक्स अमाउंट जो आप ही निकाल सकते हैं। करते रहे करते रहे करते रहे, रुकना नहीं है। बीच में आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, कोविड आएगा, रशिया होगा, यूक्रेन होगा, कोई बात नहीं, करते रहे करते रहे करते। 50 साल में मैं लिख के देता हूँ, 30 साल है ना, इतना पैसा, 50 एक उदाहरण, 60 भी हो सकता है, पैसा निकालिएगा। अभी आपको पैसा निकाल लिया, भयंकर पैसा, उस पैसे को डालना ऐसी डेट स्कीम में जो आपको उस वक्त की महंगाई की तरह रिटर्न दे। सपोज 7% महंगाई, 8% रिटर्न दे। कंफर्म नहीं होता, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आपके अकाउंट में हर में पैसा आता जाएगा। जब महंगाई और रिटर्न मेल खाते हैं, आपको जो जमा पूंजी पैसा नहीं निकालना पड़ता, पैसा लंबा चलेगा, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरा ये ध्यान रखिए, क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी लेंगे उतना कम अमाउंट में मिलेगा, और हर साल प्रीमियम ही देना है आपको। 60 के बाद हेल्थ इंश्योरेंस मिलता नहीं है, कोई ख्याल रखता नहीं, कोई बीमारी आ गई कहां से पैसे देंगे, सारी इन्वेस्टमेंट साफ हो जाएगी हॉस्पिटल में। तो प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, छोटा लीजिए, ग्रेजुअली से उम्र बढ़ेगी बढ़ा लेना, लेकिन लीजिए ताकि इंश्योरेंस से पैसा जाए। टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जितना जल्दी लेंगे उतना कम पैसा देना पड़ेगा, बाद में बढ़ा दीजिए, कुछ हो गया फैमिली सिक्योर। जब बात बोल रहा हूं शायद अभी आपके लिए, लेकिन समझना जरूरी है, आप अपने एल्डर्स को बता सकते हैं। 60 के बाद आपको ये लगता है, 60 के बाद कोई बच्चे ख्याल नहीं रख रहे, कहीं से पैसे नहीं आ रहे, लेकिन आपके पास खुद का घर है। क्या आपको मालूम है, बैंक्स आपका घर खरीदते हैं, उल्टा बैंक्स आपका घर खरीदते हैं, जिस प्राइस पे खरीदते हैं उस प्राइस के अनुसार 20 साल बैंक आपको हर महीने पैसा देता रहता है। आप उसी घर में 20 साल रह सकते हैं, जब और उसके बाद भी जब तक आप जीवित हैं, आपके जाने के बाद घर बैंक हो जाता है। इसे बोलते हैं रिवर्स मॉर्टगेज। इससे एक सीख मिलती है, लर्निंग है, अपना घर अपने जो किसी नाम नहीं करना, वही घर ओल्ड एज में काम आ सकता है, रिवर्स मॉर्टगेज। ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी और अहम चीज है समझने के लिए। रिवर्स मॉर्टगेज लोगों को नहीं मालूम है, ध्यान रखिएगा। टैक्सेस कंप्लायंस के लिए मुझे बताना पड़ता है, प्लीज। आपने इक्विटी में पैसा डाला, आपने पैसा निकालिया 1 साल से पहले, आपको कुछ गेन हो गया, जो भी आपका गेन है 1 साल से पहले इक्विटी में, चाहे 1 रुपए का, आपको उस पर 15% टैक्स देना है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी, आपने पैसा निकाला 1 साल के बाद,
और इक्विटी से, और आपका गेन हुआ 1 लाख के ऊपर, 1 लाख तक इक्विटी में 1 साल के बाद कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर 10% देना पड़ता है। सपोज 1,10,000 गेन हुआ तो 10% ऑन 10,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी, डेट या फिक्स डिपॉजिट में, ये 3 साल हो जाता है। 3 साल तक आप डेट में डालिए, फिक्स डिपॉजिट में, किसी भी डेट स्कीम में जो गेन होता है आपकी इनकम में जोड़ा जाता है टैक्सेशन के लिए, जो भी आप देते हैं, ठीक है, छोड़ दिए। 3 साल का फर्क पड़ता है। सपोज आपने 3 साल के बाद फिक्स डिपॉजिट पैसा निकाला, आपका 10,000 गेन हुआ, आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। फिक्स डिपॉजिट कभी कोई फायदा नहीं मिलता है। इधर भी आपने 10,000 रुपए निकाला 3 साल बाद किसी भी डेट स्कीम से, याद रखिएगा डेट स्कीम में एक बेनिफिट मिलता है 3 साल के बाद, और किसी एफडी को नहीं मिलता है, बोला जाता है इंडेक्सेशन। क्या है? आप केवल 20% टैक्स देंगे, वो भी 10,000 पे नहीं, उससे बहुत ही कम पे। किसी को कैलकुलेशन खत्म शुरू नहीं हो, मैं 7-8 मिनट में खत्म करूंगा, 5 मिनट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। तो आप लोअर टैक्स देते हैं, लोअर अमाउंट में देते हैं, हाथ में पैसा ज्यादा आता है, इसलिए याद रखिए इन्वेस्ट इन डेट स्कीम में ज्यादा बेटर है, थोड़े रिस्क के साथ बेनिस्बत आप इन्वेस्ट करें किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में। सॉरी, मेरी 2 स्लाइड्स डिलीटेड है, उन्हें वर्बली बोलूंगा, वो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब मेल करूंगा दोनों स्लाइड ऐड कर दूंगा मैं। अब लेडीज जो सुन रही है, उससे पहले एक रूल ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट का, जरूरी नहीं फॉलो करें। 100 माइनस और एज, सपोज आपकी एज 25 साल की है, 100 में 25, 75, आप लोग यंग है, आपके ज्यादातर फाइनेंशियल गोल 5 साल से ऊपर के होंगे, आप रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी में निवेश कीजिएगा। लंबा अच्छा दोस्त इक्विटी है, लंबे अरसे में भयंकर पैसा बना के देता है, लेकिन कौन सी स्कीम है? लेकिन एसआईपी, बल्क पैसा नहीं, आपके गोल और रिस्क के अनुसार। 25 जो आपकी एज है, ताली डेट स्कीम में, एफडी, पोस्टल, आपकी 30 साल है, 100 इक्विटी 30 डे, ऐसा कर सकते हैं। गोल्ड में डालना बिल्कुल डालिए, 100 रुपए तो 15 रुपए काफी है गोल्ड में। 3 तरीके, एक है दुकान से खरीदते हैं ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन वगैरह, उसे बेचते तो इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है, आप वो ले सकते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, वो 5 से 8 साल का लॉक इन होता है उसमें, ठीक है, 5 से, और 1 ग्राम से 4 केजी का इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें डाल सकते हैं पैसा, 1 से 4 निकालिए उसमें से पैसा। एक और पेपर गोल्ड है, कुछ संभालना भी नहीं, पेपर गोल्ड है, उसमें डालिए, ठीक है आप। और जब आप पैसा निकालेंगे, ठीक है, जो एक तो साल का आपको 2.5% रिटर्न देती है गवर्नमेंट, पेपर है, और क्या कहते हैं, जब 5 साल निकालेंगे अगर भाव बढ़ गया वही मिलता है, उससे बेटर म्यूचुअल गोल्ड स्कीम में कीजिए। फर्क पता क्या है? सो अंजलि ने एक गोल्ड कॉइन लिया 50,000 रुपए का, अगले साल गोल्ड का भाव 2 लाख हो गया, ऐसे अंजलि बेच दो, नहीं बेचूंगी, घर के लिए गोल्ड थोड़ी बेचते हैं, लेकिन वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता, पेपर 50 का 60 भी होता, बेच देते, इमोशंस नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट की समझिए। अगर 2 स्लाइड मेरी ऐसी हैं जो प्लीज जो यहाँ पे नहीं, जो बताने, लेडीज जो सुन रही हैं, ये आपकी वाइफ, डॉटर, मदर, सिस्टर जो है, लेडीज लिव लॉन्गर देन मेन, लेडीज लिव लॉन्गर देन मेन बाय 7 साल से ज्यादा जीती हैं, और 30% कम कमाती हैं। क्यों? काफी लेडीज ब्रेक लेती हैं 25 और 45 के बीच में, बाकी और ब्रेक 5 से 7 साल का परिवार के लिए। तो एक पुरुष पूरी जिंदगी में अगर 10 लाख कमा रहा है, एग्जाम्पल, लेडी एंड्स अप 6 to 7, 30% लेस, कम कमा रही, ज्यादा जी रही। किसको रिटायरमेंट प्लान ज्यादा चाहिए? लेडी को। किसको हेल्थ कवर ज्यादा चाहिए? लेडी को, राइट। और कॉमन सेंस है, लेडीज आपको लगता है आपकी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है, अपना भी टर्म इंश्योरेंस कराइए, सोचिए आपको कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा। चलिए ये ध्यान रखिए, आपकी फैमिली, शादी के बाद हस्बैंड बच्चे हैं, लेकिन आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप भी हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। मैं बोलने वाला हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, डेथ ऑफ हस्बैंड, डिवोर्स, सिंगल मदर, सेपरेशन, आपको शादी नहीं करनी, आपकी तो अपने फ्यूचर के लिए लेडीज को एक एसआईपी करनी चाहिए। कौन सी स्कीम में? डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, डिपेंड करेगा, हर एक अलग है। करते करते फ्यूचर में इतना पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा, यू विल बी इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट। कभी सोचो, ये बिल्कुल अलग बात है, बाहर से मोस्ट वेरी यंग, इंडिया में हस्बैंड जो वाइफ्स होती हैं हस्बैंड से यंगर होती हैं, ज्यादा जीती हैं, वैसे ही हस्बैंड को ज्यादा पैसा छोड़ना पड़ेगा ना। सोचो, कभी सोचो इंडिया में ओल्ड एज विमेन प्रॉब्लम ज्यादा क्यों नजर आती है, ओल्ड एज मेन प्रॉब्लम कम क्यों है? एक कारण ये, ज्यादा जीती हैं, पैसे नहीं बढ़ते। तो लेडीज आप सेव अच्छा करती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए सोच में कि ओल्ड एज में आपको पैसा चाहिए होगा, आप ज्यादा जिएंगे, क्या इंडिपेंडेंट रहें, ध्यान रखिएगा। लास्टली, नॉमिनेशन सोच समझ करना, डू नॉट नॉमिनेट यंगर, डू नॉट नॉमिनेट ओल्डर, नॉमिनेट यंगर। ओल्डर हमसे पहले जाते हैं, ओल्डर काफी लोग सडनली चले जाते हैं, फैमिली को ये तक नहीं मालूम होता है कि बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, फॉरगेट द इन्वेस्टमेंट। हम प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर के नंबर लिखते हैं ना घर पे, एक कागज पे लिख दो, मुझे कुछ हो गया तो मेरा बैंक अकाउंट अंजलि से पूछना, हेल्थ इंश्योरेंस की सागर को पूछना, इसके लिए मोहम्मद को पूछना, इसके लिए इसको पूछना, लिख दो ना। कुछ हो गया एक दोस्त को दे दो, कुछ हो गया तो दोस्त फैमिली को जाके दे देगा, भाई ये तो नहीं रहे, लेकिन डिटेल्स यहाँ पे। सोचो कितना फर्क है।
प्लीज डू नॉट डिले थिंग्स, ये बहुत जरूरी चीज है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। वसीयत, विल राइटिंग, मेरे बाद ये मेरे भाई को जाए, बहन को जाए, लिख सकते हैं। फ्यू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। लास्टली प्लीज, जैसे हम गप्पे मारते हैं, पिक्चरें देखते हैं, सिट विद योर फैमिलीज, स्टार्ट प्लानिंग, डिस्कस फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोग ज्वाइंट फैमिलीज अब लोग नहीं है, हम लोग बंट रहे हैं। हमें कोई मामा चाचा ताऊ नहीं बचाने वाले, 2 साल देख लिया। अगर बच्चे होंगे तो बच्चों के बैंक अकाउंट्स खोलना, गुल्लक काम नहीं आती, उनका इन्वेस्टमेंट उनके अकाउंट से करना, डिले मत। उनको शुरू समझ आना चाहिए इन्वेस्टमेंट होता क्या। हमारे स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। पेपर को डिले मत करना, मुझे कुछ वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करना, अरे 3 बात करेंगे, अभी घूमने चलते हैं, मेरी डेथ हो गई तो पेपर ट्रांसफर होंगे, मेरा नाम है संजीव माथुर, तो मेरे फादर का नाम बीच में लिखता हूँ, संजीवा कृष्णा माथुर नहीं लिखता हूँ, लेकिन मेरे डेथ सर्टिफिकेट नाम आएगा संजीवा कृष्णा माथुर, पेपर ट्रांसफर होंगे, अलग आदमी है, एफिडेविट लाइए। मैं तो रहा नहीं, मेरी वाइफ भटक रही मेरी डिले की वजह से। टर्म इंश्योरेंस लीजिए, अगर लगता है फैमिली डिपेंडेंट, डू नॉट डिले। जितना जल्दी लेंगे उतना सस्ता पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। हेल्थ कवर लीजिए, डू नॉट डिले। इमरजेंसी की तैयारी कीजिए, 2 साल हमने देख लिया इमरजेंसी हमें और आपको कहां तक लेके आ सकती है, ये लर्निंग है। म्यूचुअल में क्यों बोल रहा हूं, गोल के अनुसार गोल्स बनाइए, वेरी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, स्कीम सेलेक्ट कीजिए, आजकल बहुत अच्छे एडवाइजर्स हैं, ऑनलाइन भी है, शुरू कीजिए, डोंट डिले। 5 से शुरू कीजिए, गोल होगा तो भटकेंगे नहीं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इस तरह बोलना सुनना वेबिनार पे मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूं, और ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा बहुत डिटेल वाला है, कभी फिजिकली मिलेंगे तो और ज्यादा बातें करेंगे। कोई आपको कंप्लेन करने आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड या स्कोर, और ये गवर्नमेंट की साइट होती है। एनी क्वेश्चन, मैंने सिर्फ आपको एक फ्रेमवर्क और गोल की तरफ सोचने की बात एक वो दी है, ज्यादातर उसको सोचिए। एनी क्वेश्चन आप अनम्यूट कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए, आई विल मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल्सो। ठीक है, बिफोर यू एग्जिट, जितने लोग हैं प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, एक पोल मैं लॉन्च करूंगा, सिर्फ यस और नो करके उस पर जाइएगा, बहुत जरूरी है, वो एक लीगल फॉर्मेट होता है, वो यस और नो का एग्जिट। जब तक जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो अनम्यूट कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए, आई विल मोर देन हैप्पी टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच। प्रणय, आई वाज स्लो इनफ, आई थिंक सो। यहाँ पे एको हो रहा है, ऐसा स्लो हो नहीं सकता था प्रणय। कोई पेमेंट करना समय प्रणय, इससे स्लो हो नहीं सकता था यार, आई ट्राई टू बी वेरी स्लो। एनी क्वेश्चन प्लीज। सही सही कोई Any questions? I try to be very very slow. Sometimes होता है क्या, you're so habitual, you know, I'm sorry अगर थोड़ा fast गया हूं, but I've tried to be very very slow यार। No, that's totally fine. Yeah, that was so. Actually, I sent that message long back. After that, I think it was okay. So हाँ, वो नहीं, वो होता क्या, वो एक प्रणय, वो ना कई दफा you get used to a flow। yes, I totally understand. I totally understand. 5 ले रहे होते हो ना, कई दफा आपका दिमाग जो है ना, स्पीकिंग, योर टंग स्पीकिंग फास्टर देन योर माइंड हो जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन, सॉरी यार, एनी क्वेश्चंस, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। Yeah, no, I think I'm good from my side. Yeah, anyone else? Yes, सब मुझे स्लो करने को बोल रहे थे, क्वेश्चन तो पूछ लो। संजीव सर, विशाल दिस साइड। हाँ विशाल, बोलो यार। सर मेरा क्वेश्चन है, लाइक म्यूचुअल फंड्स में इतने सारे ऑप्शन, लाइक एफडी का है, बॉन्ड्स के हैं, तो जब एफडी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो उसमें हम जानते हैं कि इतना इन्वेस्ट मतलब करने पे हमें इतने मतलब 3% या 100 का 103 मिलेगा, इस सर्विस को क्लोज क्यों नहीं कर देती गवर्नमेंट? क्या चीज विशाल, लास्ट में क्या पूछा था आपने? इस सर्विस को गवर्नमेंट क्लोज क्यों नहीं कर देती है सर? किसको? ये एफडी वाले को। यार देखो विशाल, कुछ चीजें गवर्नमेंट, अभी देखो एफडी क्यों, पहले आप समझो एफडी क्यों लेता है। बैंक लेता है ना एफडी आपसे, बैंक को भी तो पैसा चाहिए। हाँ, आप समझो विशाल, ये एक साइकिल है ना, पैसा तो घूमता है, पैसा लिमिटेड है, राइट विशाल? जी सर। मेरे हाथ से आपके हाथ में, आपके हाथ से सागर के हाथ में, सागर के हाथ से किसी बैंक के हाथ में, बैंक से किसी और के पास, ऐसे ही होता है ना विशाल? जी सर। ये तो कथा अनंता है जो चलती रहती है, राइट? जी। मेरे पास आया तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके। अभी विशाल होता क्या है, तो अभी हुआ क्या है विशाल, आई टेल यू विशाल, हुआ क्या है,
होता क्या है, एफडीज का लोग एफडीज रिटर्न ज्यादा नहीं दे पाते हैं, ये है, बंद नहीं करेंगे। आज भी एज एन इंडियन हमारे यहाँ सेफ्टी फर्स्ट आती है, हमारा फिक्स एक अलग अफेयर है। एम आई राइट विशाल? जी सर। ठीक है, आप अपने पिताजी पे जाइए, ग्रैंड पेरेंट्स पे जाइए, वो एफडी के अलावा कोई और बात करेंगे नहीं, सही बोल रहा हूँ? जी। ठीक है, अभी जाके भाई मैं तो इस लाइन में हूं तो मैं समझ गया, तो इसलिए जागरूक करना जरूरी होता है कि एफडी लोग सोचते हैं फिक्स्ड है, कहीं जाने में बैंक्स को जरूरत है पैसे की, हाँ रिटर्न कम है उसमें बहुत, ये लोग नहीं समझते हैं। भाई आप डाल दीजिए, आपको मालूम है अगर मैं किसी गवर्नमेंट बैंक में डालता हूँ ना, सरकारी बैंक में, ठीक है, मुझे कट कटा के 2.5% आता है हाथ में। विशाल मानते हैं इस बात को? जी सर। तो कुछ फायदा नहीं, वो एक खुशी के लिए डाला हुआ है, इसलिए उसका रुझान पिछले 5 से 10 सालों में कम होता जा रहा है। और वो जो पैसा था वो पैसा जाने चल गया, शेयर बाजार में जाने लग गया। आप लोग शेयर बाजार में पैसा डालते हैं, एम आई राइट विशाल? यस सर। ठीक है ना, अभी म्यूचुअल फंड में क्या एक दिशा मिल जाती है, इतनी सारी स्कीम्स हैं। अभी एफडी का जो बेटर ऑप्शन है वो बॉन्ड्स है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न थोड़ा बेटर हो सकता है। समझते हैं विशाल इस बात को? जी सर। तो बंद नहीं होगा कभी, कोई चीज बंद नहीं होती है, उसका एक बैलेंसिंग एक्ट हो जाता है बस, और कुछ नहीं। अभी जैसे बाजार ने पिछले 1.5 साल में, अगर मैं कल का दिन हटा दूं, 1.25% रिटर्न दे दिया कोविड के बाद, 1.25%। एम आई राइट विशाल? यस सर। ठीक है, लेकिन हमेशा तो नहीं चलेगा ना। जी। ठीक है, हर चीज एवरेज पे आ जाती है भाई, हर एक कोई डॉन ब्रैडमैन तो है नहीं। कोहली का भी बुरा पैच चल रहा है ना, जी जी। अभी जाके थोड़ा मार दिया, लेकिन कोहली का तो एवरेज आता है, कोई बंद नहीं होगा। एफडी में डालो, मैं क्या कहता हूं, 100 रुपए तो डालो, 5 से 7 रुपए काफी है, बाकी अपना इसे बोलते हैं एसेट लोकेशन, अलग अलग स्कीम में डालो जो आपके गोल और रिस्क के साथ मेल खाए। जब मैं विशाल को बोल रहा हूँ ये सबके लिए है, ठीक है विशाल? होप यू गॉट द पॉइंट। यस सर। बंद नहीं होगा, बंद होगा तो हमारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा यार। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा, ठीक है? सर सेकंड क्वेश्चन, लाइक मींस अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो मोस्ट ऑफ, जैसे हम अंबानी की स्टोरीज देखें तो धीरू भाई अंबानी ने इन्वेस्ट किया था पैसा लैंड पे, वो लैंड उन्होंने मतलब उनको रिटर्न दिया एक बेस्ट की, जैसे उनके बेटे को भी प्रॉफिट हुआ, फिर उनके परपोतों को भी प्रॉफिट हुआ। वो चीज हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो विशाल, आई टेल यू विशाल, मैं आपको एक बड़ा सरल उपाय बताता हूँ, सिंपल है। विशाल मुझे ये बताओ, आप कहाँ रहते हो, नोएडा में, दिल्ली में, किधर हो? सर नोएडा में। नोएडा में। विशाल नोएडा में, मैं नोएडा को जानता हूँ 1987 से, मैं मयूर विहार में रहता था 1986 में। अच्छा सर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? नोएडा में उन दिनों में, आजकल तो नोएडा बड़ा हाई फाई हो गया, उन दिनों में नोएडा पे हमें जमुना पार का थब्बा मारा जाता था विशाल। यस सर। ठीक है, मैं बात बहुत मतलब मैं भी दिल्ली का ही हूं ना, तो बहुत 30 साल हो गए छोड़े, फिर मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हो। उस वक्त बहुत ही, मतलब मेरे पास अगर 10,000 रुपए होते, मैं एक बहुत बड़ी जमीन खरीद सकता था नोएडा में। जी। उन दिनों के 10,000 बहुत होते हैं, उस वक्त के 10,000 बहुत ज्यादा थे, जो आज के 10,000 शायद 10 लाख के बराबर है। आज मेरे लिए 10 लाख बहुत ज्यादा, 10,000 कुछ नहीं है। तो विशाल, तो जो समय लगा रियल एस्टेट को वो 10,000 से 10 लाख बनने में, वो बहुत ज्यादा समय लग जाता है और आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। विशाल समझ रहे हो? जी सर। अगर आपके पैसा है भयंकर पैसा जिसको आप ब्लॉक कर सकते हो, जी भैया मुझे नहीं छूना, अगर ये 10 साल तक मुझे कोई ये जमीन मुझे उपजाऊ ही ना हो, मेरा ये लैंड कुछ बढ़ोतरी दाम मुझे चलेगा, तो चलता है। लेकिन हम लोग कर नहीं सकते। अभी कोविड में इतनी प्रॉब्लम हुई, काफी लोगों की नोएडा वगैरह में जमीनें हैं, बैंक में पैसा नहीं है लेकिन जमीन में लगा हुआ है। राइट विशाल? जी सर। ठीक है, जरूरत पड़ गई पैसों की, कहीं से इनकम बंद हो गई, जॉब लॉसेस वगैरह हुए। राइट विशाल? जी। ठीक है, पैसा कहां से आएगा? बेचो, आपको कौड़ियों के दाम में बेचनी पड़ गई। सही बोल रहा हूं? हाँ जी सर। तो ये होता, आप अफोर्ड कैसे करो, लेकिन कई दफा बोला जाता है इज बेटर टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट स्टॉक्स rather than real estate sell. Am I right विशाल? यस सर। तो वो करो, ये नहीं कह रहा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जमीन मत खरीदो। हम कुछ चीजें ऐसी हैं, गोल्ड है, लैंड है, जो एज इंडियंस हमारा इमोशनल वैल्यू है उसमें। हाँ जी सर। ठीक है, 100 रुपए है हमारा, क्या इंडियंस का 100 रुपए में से 80 रुपए जो होते हैं ना वो लैंड में होते हैं, प्रॉपर्टी में, और 110% हम ईएमआई चुका रहे होते हैं, उसकी कमर तोड़ लेते हैं अपनी। हाँ जी सर। सही बोल रहा हूं? जी। मैं अभी तक दे रहा हूं। गॉट इट? ठीक है। यस सर। होना क्या चाहिए, 40 भाई 20% 30% रियल एस्टेट पे रखो, बाकी जो म्यूचुअल फंड या इक्विटी जो भी है वहां से आपका पैसा बनता है, ये आपको वेल्थ, लैंड वगैरह वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा। पर धीरूभाई अंबानी के टाइम पे और कुछ था नहीं ना, ये ध्यान रखिए। क्लियर? यस सर, क्लियर। जस्ट अ रफ एग्जांपल,
just tell you, follow. See, you understand investment, which I've understood. Start doing goal based and more into mutual fund, equity, etc. Goal based ज्यादा better आपको बना के देगा पैसा. ऊपर नीचे तो हर जगह होगा, कोई confirm तो होता नहीं. It was that. Thanks, Sagar. Any other question, please? Yeah, I have one. Yes, For sir. example, let's say there's a short term goal. मान लो बहुत ही बेसिक और शायद काफी लोग इस चीज से रिलेट कर पाए कि 2-3 साल के अंदर किसी को गाड़ी बाय करनी है. बिल्कुल. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या कौन सा एसेट या कौन सा फंड या मान लो ऐसी कौन सी चीज जो होगी जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बहुत सही होगी एंड गिव्स गुड रिटर्न? May I tell you? Before I give my opinion to that, Sagar, no scheme can guarantee you in any return. That you agree, Sagar? Yeah, totally. अगर मैं होऊंगा ना 3 साल का, मैं प्योर इक्विटी में तो जाऊंगा नहीं. पहली बात, नहीं जाऊंगा. बेशक 3 साल में प्योर इक्विटी मुझे 200% रिटर्न दे दो तो क्या हो गया, तो भैया कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना? ओके. मैं जाऊंगा डेट हाइब्रिड में. किसमें? डेट हाइब्रिड. वो 3 साल का है ना, 3 साल गाड़ी लेनी है. उसमें 65% जो पैसा लगता है वो जाता है डेट में. ठीक है. 35% लगता है इक्विटी में. तो आपको डेट का थोड़ा सेफ्टी है और इक्विटी का थोड़ा इंजन की तरह झटका है. गेट द पॉइंट, सागर? समझ गया. तो वो मिल जाएगा. हालांकि ये सी ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड, हम लोग गाड़ियां वाड़ियां कोई यू कैन प्लान अ लग्जरी कार आफ्टर 10 years. ठीक है. और या फर्स्ट कार आफ्टर 3 years 5 years. ठीक है. आप ये नहीं कहोगे जी मैं पहली मारुति एल्टो खरीदूंगा 20 साल बाद. वो नहीं होता पॉसिबल. ट्रू. वो जरा वो कहने में, समझाने में, पढ़ाने में आसान है, हकीकत में वो चीज नहीं चलती. सही बात है. ठीक है. तो इसलिए वो अलग अलग फिट कीजिए, वो ध्यान होता है. और कोई एसेट आपको उससे बेटर रिटर्न देगा नहीं. डेट हाइब्रिड इज समथिंग आई शुड रिसर्च ऑन. रिसर्च इक्विटी वो 3 साल का वही है. सी ऊपर नीचे होगा यार, मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल, सागर, यू नो दैट. ठीक है. बिल्कुल. वो मतलब अब यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, मैं क्या करूं. That's true. See, on that point, I think एक और question pop up होता है when it comes to various options available. जैसे कि गोल्ड आपने बताया था, मार्केट बताया, म्यूचुअल फंड बताया, फिर काफी सागर. I'll just cut you before you continue. Mutual fund is a doorway to invest in all these assets. True. ठीक है. तो इनको अलग मत करना. ये लोग कंफ्यूज करते हैं. आपने मार्केट बताया, आपने ये बताया, आपने म्यूचुअल बताया. म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन सब जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा बेटर, कम पैसों में, ज्यादा रेगुलेटेड साइड. गॉट द पॉइंट, सागर? That's true. ये ध्यान रखो. इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है एसेट एलोकेशन, जो चेंज होती है गोल के अनुसार. सागर, आई थिंक यू वेरी यंग. आर यू मैरिड, सागर, बाय एनी चांस? नॉट येट. सागर, सपोज यू आर मैरिड. ठीक है. और आपके 2 गोल हैं. आपका एक बच्चा है 5 साल का, 13 साल बाद 18 साल का होगा. एम आई राइट, सागर? ओके, करेक्ट. एग्जाम्पल. और एक गोल है आपको, क्या कहते हैं, 13 साल बाद नया आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए एक्स अमाउंट चाहिए. 13 साल बाद आपको एक बहुत बड़ा बंगला बनाना है. इन रियल सेंस कौन सा जरूरी हो जाएगा? बच्चे की एजुकेशन. एम आई राइट, सागर? करेक्ट. या यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, यू विल गो लिटिल मोर कंजर्वेटिव देयर. ट्रू. या यू माइट गो, आप चले जाओगे लार्ज कैप में, थोड़ी अच्छी कंपनीज में. इधर चले जाओगे 13 साल में थोड़ा एग्रेसिव, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, आसमान थोड़ी गिर जाएगा. गेट द पॉइंट? टोटली. तो इट डिपेंड्स ऑन योर गोल एंड योर फिक्सचर. अभी आप सब लोग हो सकते हो, आप सबका गोल, जो बाबा रिपीट करो, गोल एक, एज एक, सब कुछ एक, रिस्क अलग होगा, उसके पीछे की स्कीम अलग हो सकती है. एम आई राइट? टोटली. यस. तो ये ध्यान, हर एक का बैकग्राउंड अलग है. यू कैन बी अर्निंग लेस बट कम फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड. यू कैन बी कमिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड बट अर्निंग वेरी वेल. एम आई राइट, सागर? टोटली. इट डिपेंड्स. सारे, इसलिए म्यूचुअल फंड बेटर होता है. इतनी सारी स्कीम्स हैं आज की तारीख में. जो आपकी सबसे बड़ा चैलेंज है गोल बनाना और सही स्कीम फिट करना. फिर चेंज करना पड़ता है. कहते स्कीम परफॉर्म नहीं करती, आपको स्कीम चेंज करनी पड़ती है. जब 6 महीने 1 साल बाद आपको देखो आपका पोर्टफोलियो किधर जा रहा है, डेट से जाना इक्विटी में, चेंज करना पड़ता है कई दफा. एवरीथिंग कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होगा. Got it. Clear? So, yeah. The question which popped in my mind while discussing this, जो जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के. इट्स समथिंग दैट वी डिसाइड बेस्ड ऑन आवर रिस्क फैक्टर. मान लो any light on the very emerging market which is crypto. One second, just hold on. Sorry, continue, Sagar. Sorry.
if you can throw some light on very great emerging market which is booming a lot, crypto करके जो चीज है. Sagar, I will brief you on crypto. ठीक है, just give me a second.